नहीं नहीं, वॉइस सही है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ऑल क्लियर। हाँ मैनेज हो जाएगा, दो अगर सब्जेक्ट एक साथ में चलेंगे तो बिल्कुल मैनेज करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग अभी भी उस फेज में हो कि भाई हम लोग सिर्फ सेमेस्टर वाले की तरह पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर पढ़ेगा, तो दूसरा सब्जेक्ट अगर चालू होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्चुअली लेवल ऑफ थिंकिंग आपकी थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा से आदी होते हैं, हम लोग हमेशा से ये होता है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ओके विल फोकस ऑन एवरी वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो ऐसे मन में बेचैनी हो जाती है, ऐसे धक धक होने लगता है कि अरे दूसरा सब्जेक्ट भी चालू हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखो अगर देखा जाए तो गेट के एग्जामिनेशन में 3 घंटे के अंदर 12 सब्जेक्ट आपको आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप नहीं करोगे तो आपकी कम रैंक आएगी, बाकी का अगर दूसरा बच्चा करेगा तो दूसरे बच्चे की ज्यादा रैंक आएगी, बस यही है। रैंकर्स क्लब वही है कि जो बच्चे टेस्ट देते रहेंगे तो उनको मॉनिटर किया जाता है कि यार ये हर एक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली चूज किया जाता है और उनको रैंकर्स क्लब में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे और भी एक फाउंडेशन मिलता है कि भाई कोई 6 घंटे पढ़ रहा है तो रैंकर्स क्लब में आपस में बात करते हैं कि ठीक है कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6.5 घंटे पढ़ता है, तो वो एक कॉम्पिटिशन टाइप का होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो हमारे दोस्त कैसे होते हैं वही उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होती है। ठीक है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, कॉलेज में जाना जरूरी है, लेकिन अगर आप गेट पढ़ रहे हो तो मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे थर्ड ईयर में रहते ही 2 डिजिट रैंक मार देते हैं, बहुत सारे लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर में रहते रहते 2 डिजिट रैंक मार देते हैं। ठीक है, पिछले बार AIR 1 कॉलेज में रहते ही मारा था। थर्ड ईयर में एक बार दिया था, कुछ तो रैंक आई थी 3 डिजिट, फिर फोर्थ ईयर में सिंगल डिजिट रैंक आई थी। सॉरी। अरे भाई मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के बारे में क्या बात करूँ? ठीक है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात क्या करूं। इवन भाई मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो मैकेनिकल पढ़ के वो AIR 7 लेके आए हैं। आप लोग कंप्यूटर साइंस रहते रहते मतलब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, कहीं ना कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। भाई वो 4 साल उसने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल पढ़ा, उसके बाद में उसका मन लग गया कि उसको कंप्यूटर साइंस करना है। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, 17-18 की बात बता रहा हूँ, जब ऑनलाइन नहीं था, मतलब उतना नहीं था, ऑफलाइन पढ़ाते थे हम लोग। तो उस टाइम पे एक बच्चा था मैकेनिकल का था, पहली बार जब क्लास चालू हुई, मैं क्लास की ओपनिंग वही करता था, तुम्हारा भाई करता था क्लास की ओपनिंग। तो उसमें आया एक बच्चा, तो बोलता है कि सर पढ़ूँ आपसे? मैं बोला बिल्कुल पढ़ ले। बोलता नहीं आप समझे नहीं। मैं बोला क्या? बोलता सर मैं मैकेनिकल से हूँ। तो मैं बोला वो, तो मैं उसको बोला कि तो अगर मैकेनिकल से तो मैं हर साल कोई ना कोई एक नॉन सी स्टूडेंट्स का रैंक लेके ही आता हूँ, बस मेरी वो बात मानते रहना चाहिए। अगर वो बात मानते रहेगा, होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली आपको लगता है कि एक बार पढ़ लिए, सर का सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, अब सब्जेक्ट खत्म, सर खत्म, अब हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आपको सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, 2 डिजिट रैंक चाहिए, तो ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, 8 से 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। कुछ बच्चों को ये चीज समझ में आती है, कुछ बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आती है। ये पूरा ट्रेनिंग है, मतलब आप ये समझ लो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलना है, तो वो क्या, कोच एक हायर करता है, उसको बोलता है कि आप मेरे को बस 1 महीने सिखाओ, बस हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो कोच उसके साथ में रहता है, तो शुरुआत में कोच उसको पैटर्न सिखाता है कि तू ऐसे ऐसे पैटर्न खेल, तो कोच का आइडिया लेता है, खुद का भी आइडिया से वो पैटर्न सीखता है, फिर उसको एक प्रॉब्लम आ जाती है, सर ऐसे नहीं हो रहा है, तो वो कोच से पूछता है, तो कोच उसको बताता है ऐसे कर। ये 8-9 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट किसी से भी पढ़ो, मेरा वो कंसर्न नहीं है, मेरा ये कंसर्न है कि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी से भी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में आप उसके कॉन्टेक्ट में रहो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी फेवरेट फैकल्टीज आपको लगते हैं, आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहो, आप कॉन्टेक्ट में रहो, आप बताते रहो कि सर मैंने देखो 1 महीने में ये पढ़ा है, मैंने 6 महीने में ये पढ़ा है, मतलब आपकी अपडेट वो फैकल्टी को देना चाहिए। आप कोई भी एक फैकल्टी चूज कर लो, उसके साथ में कॉन्टेक्ट में रहो। मैं ये नहीं कहता मेरे कॉन्टेक्ट में रहो, मैं तो चाहता हूँ मत रहो कॉन्टेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप किसी भी फैकल्टी को चूज कर लो, उसके कॉन्टेक्ट में रहो, और जब उसके कॉन्टेक्ट में रहोगे आप उसे बताते रहो, अपनी सारी चीजें बताते रहो कि सर मैंने इस महीने ये पढ़ा है और आपका क्या सजेशन है। तो फैकल्टी आपको अपना एक्सपीरियंस बताते रहता है, वो सजेशन नहीं होता, वो एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हमने पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया, वो क्या क्या प्रॉब्लम कर रहे थे, और वो प्रॉब्लम क्या करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, आया, तो वो हमने वो चीज देखी है कि अच्छा ये बंदा जो है ना वो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो अच्छा ये इसका इतना रैंक आया, तो हमको वो चीज पता है। आप मानोगे नहीं, आप ना ये जो ये जो आप आंसर्स देते हो ना, मैं आंसर से बता दूंगा कि किस बच्चे का कितना मार्क्स आने वाला है। मतलब इवन भले ही 7-8 लेक्चर हुए, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन दिस। समझ रहे हो? हाँ हाँ कर सकते हो मोहम्मद भाई, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेलीग्राम के थ्रू करोगे, ऑफिशियल टेलीग्राम के थ्रू कर लोगे। तो अब मेरा पॉइंट ये है ना कि आप टच में रहो और आप बातें करते रहो, तो आप बताते रहो, आप उनसे पूछते रहो, वो फैकल्टी अपना एक्सपीरियंस आपको बताएगा। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप गेन करते रहोगे, क्योंकि होता क्या है ना कि आप गलतियां करोगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप पहली बार गेट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गलतियां करोगे, 100% करोगे। जब आप गलतियां करोगे तो आपको सुधारने वाला कौन है? आज के डेट में आपको लग रहा है कि आपके सब दोस्त हैं और मतलब वो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बी इन टच विथ योर फेवरेट फैकल्टी। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरे से, मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं, दूर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ डाउट है तो लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अरे ऐसे ऐसे तो मेरा पॉइंट ये, ठीक है, आज का लेक्चर और मंडे का लेक्चर होने के बाद में फिर आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो, तो फुल हो जाएगा अपना, देन यू कैन स्टार्ट योर पीवाईक्यूज। ये टॉपिक फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन वाला ये जो टॉपिक है उसमें फुल पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ सर, दूसरी ब्रांच से कंपटीशन बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं है। सी एवरीवन वांट्स टू गो फॉर सीएस, एवरीवन वांट्स टू गो फॉर हायर सैलरी पैकेज। देखो मैं ना आपको एक फिलॉसफी समझाता हूँ, ये फिलॉसफी जरा समझना। फिलॉसफी क्या होता है, एक स्टूडेंट ये है, ठीक है, एक स्टूडेंट ये है, ठीक है, इसका नाम है कटप्पा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या गलती कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट है, एक है कटप्पा, इसने क्या किया, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है मार्च, इसने मार्च में बड़ा ही डेडिकेटेड रहा, ठीक है, 4 आवर्स एवरी डे इसने पढ़ा, 4 आवर्स एवरी डे पढ़ा। अब अप्रैल आ गया, अप्रैल में भी ये 4 घंटे पढ़ा। अब क्या हो गया, मार्च अप्रैल, मई और जून में ये चलेगा घूमने के लिए, ठीक है, मई और जून में ये चलेगा वेकेशन के लिए, यहाँ पर वेकेशन के लिए चलेगा। अच्छा ये चीजें भी बतानी बड़ी जरूरी होती है, तो प्लीज ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो मई और जून में ये चलेगा घूमने के लिए। अब आया ये जुलाई में, अब जुलाई में आने के बाद में ये बोलता है कि मैं वापस से पढ़ूंगा 4 घंटे, नहीं पॉसिबल होता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये बच्चा कभी कंसिस्टेंट रहा ही नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा करता है, नोट्स बना लेता है, कोई डाउट पूछा सब बता देता है। ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट बट नॉट कंसिस्टेंट, ओके, बट नॉट कंसिस्टेंट। दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट बट इज नॉट कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो एट द एंड ये कितना लेके आएगा मालूम है मार्क्स, जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं गेट एग्जामिनेशन में, वो लोग मार्क्स लेके आते हैं विच इज नथिंग बट 35, ठीक है। इसने क्या किया, ये स्मार्ट है, ठीक है, ये स्मार्ट है और 35 मार्क्स लेके आया है, और इसने 8 महीने पढ़ा, कितना टाइम पढ़ा, 8 मंथ्स। बट एक्चुअल में ये जो बंदा है, ठीक है, ये बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि 35 मार्क्स जस्ट क्वालिफाई आपने किया, क्वालिफाई करके भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो ये कुछ मतलब नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, इसने 8 महीने अपने स्पेंड किए। अब दूसरा बच्चा है जेठालाल, ठीक है, दूसरा बच्चा है जेठालाल, इसने क्या किया, इसने गेट पढ़ा ही नहीं, इसमें गेट बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो ये स्मार्ट वाला बच्चा 8 महीना अपना स्पेंड किया, 35 मार्क्स लेके आया, ये भी कुछ नहीं कर सकता है। जेठालाल जिसने गेट नहीं दिया है, सिर्फ उसने नेटफ्लिक्स पे चिल किया है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों बच्चे सेम स्पेस पे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बच्चा स्मार्ट है कि ये बच्चा स्मार्ट है। अब ये बच्चा अपने आप को स्मार्ट मानता है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाया, वो भी उसी लेवल पे, ये भी इसी लेवल पे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये बच्चों के साथ में होती है। अगर आप अपने आप को स्मार्ट मान रहे हो, आपको लग रहा है कि आप 8 महीना पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा बच्चा, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, रोज 4 से 6 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है पढ़ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है पढ़ रहा है, दुनिया में वॉर चल रही है पढ़ रहा है, ब्रेकअप हो गया इसका पढ़ रहा है, ठीक है, टीचर ने कुछ बोल दिया पढ़ रहा है, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया पढ़ रहा है, रोज 4 से 6 घंटे पढ़ रहा है। इसका दिन में एक ही स्लोगन है, ये बच्चे होते हैं, आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो रोज पढ़े 4 से 6 घंटे। अगर आप ये कैटेगरी में हो, मैं गारंटी लेता हूं 2 डिजिट रैंक टू सिंगल डिजिट रैंक लेके आने की आपके। 2 डिजिट रैंक से सिंगल डिजिट रैंक लक भी मैटर करता है, टाइमिंग्स भी मैटर करती है। ये बच्चे मुझे पसंद है, अगर आप ये हो तो ही मुझसे बात करना, अदरवाइज आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन एनी स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंट नहीं है या फिर ऐसा है। सो दिस इज अ फिलॉसफी। मैं एक्चुअली कभी इन चीजों पे बात नहीं करता, बट अपना 7th 8th लेक्चर है तो मुझे बताना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है, ठीक है, डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है। आप लोग मेरी एक बात मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने गेट स्टार्ट किया है, देखो जब आप गेट स्टार्ट करते हो तो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, फिर आपको लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, क्यों दे रहा हूँ गेट। आपका ये जो दिमाग का दूसरा वाला पार्ट है ना, वो एक्टिव हो जाएगा 2 महीने के बाद में, एक्टिव हो जाएगा वो, मे भी अगर कुछ लोगों का अभी एक्टिव हो गया होगा, 2 महीने के बाद में वो एक्टिव हो जाएगा। जो लोग, मैं आई गिव यू द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टूडेंट एंड दिस स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हर एक चैट को पढ़ते हैं जो लिखता है, ये स्टूडेंट सिर्फ मेरी बातें को सुनते हैं, दिस इज द डिफरेंस। आप इवैल्यूएट कर सकते हो अपने आप को। मेरा पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, मेरा पॉइंट ये है, ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको नहीं बताया गया तो आप भटक जाओगे, ठीक है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर आ रहा है आप लोगों का, तो ठीक है 4-5 दिन का ब्रेक ले सकते हो, 15 दिन का ब्रेक ले सकते हो। अगर कॉन्सिक्यूटिव डेज में है, मतलब बैक टू बैक है, तो फिर ब्रेक ले लो। अगर 3 दिन पे 4 दिन पे एग्जामिनेशन है, तब थोड़ा सा आप नोट्स भी प्रिपेयर करते हो, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते रहो, इस तरीके से करते रहो, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, मतलब ये बहुत मैटर करता है। तो डोंट बी दैट कटप्पा, ओके, डोंट बी दैट कटप्पा कि आपको 8 महीने आप अपना स्पेंड कर रहे हो एक स्किल सीखने में, एक पढ़ाई करने में, आप लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो, किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो, लेकिन आप सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। मे बी आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, मे बी आप दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, लेकिन एट द एंड आप सेम ही जेठालाल जैसा इवैल्यूएट कर रहे हो। तो डोंट बी कटप्पा इन योर लाइफ, ठीक है, बी बाहुबली।
पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है। मैं भी बीच में कल या परसों एक रैंकर्स का इंटरव्यू ले रहा था, मतलब प्रेडिक्टेबल रैंकर है वो, उसका इंटरव्यू ले रहा था, और हर एक इंटरव्यू में बच्चों से यही पूछता हूँ कि तुमने ऐसी क्या गलती की थी और उसको रेक्टिफाई ऐसा क्या किया जो तुमको इतना मार्क्स आ रहा है, ताकि मैं अपने आने वाले बच्चों को बता सकूं, मतलब आप लोगों को, फ्यूचर एस्पिरेंट को, ताकि वो गलती ना करें। उसने मेरे को एक चीज वही बताया, बोलता है सर मेरा सॉर्टेड था, कुछ भी है मेरे को पढ़ना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये पता है कि मैं रोज 4 घंटे एक टेबल पे बैठना है, चाहे मेरा मन लगेगा उस दिन 4 घंटे पढ़ने का तो मैं पढ़ूंगा, 4 से 5 ही कर दूंगा। अगर समझो आज मेरा कोई मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का, मैं क्या करूंगा, फिर भी मैं 4 घंटे उसी जगह पे बैठूंगा जहां पे मैं रोज बैठता हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये बच्चा, जो भी ये बच्चा अगर ये चीज मान लेगा, अगर आपने एक्सक्यूज ढूंढना पता किया, अगर आपने एक्सक्यूज ढूंढना पता किया कि सर मेरा ना इस कारण की वजह से नहीं हुआ, मतलब जो जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल जो जाते हैं, उनसे एक्सक्यूज पूछो कि यार तुम्हारा स्कूल जाने का मन कर रहा है, तो वो बोलेगा अरे सर मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। मतलब क्या होगा, अरे सर मेरे को ऐसा लग रहा है आज शायद बारिश हो सकती है, सर आज पेट दुख रहा है, 9 बजे से 10 बजे वाले टाइम पे पेट दुखता है मेरा। आप अभी भी ग्रो नहीं हुए हो, आप अभी भी एक्सक्यूज ढूंढ लेते हो। मैं आपसे बोलूं कि आपने 4 घंटे पढ़ा, मैं अगर रोज ट्रैक कर, रोज 4 घंटे आपने पढ़ा, तो बोलेगा अरे सर क्या होगा ना, कॉलेज से मैं थक गया सर, मतलब ऐसा मन ही नहीं किया। दूसरा, सर ऐसा पेट दुख रहा था ना, क्या बताऊं आपको। तीसरा बोलेगा कि सर ऐसा उल्टी आ रहा था मेरे को। मतलब अच्छा, तो ये है, ये बहाने होते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ आशीष भाई, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ये चीजें बताना भी बहुत जरूरी है। अरे आशीष भाई रुक जाओ यार। ठीक है, अब मैं अगर ये चीज बताऊंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं ठीक है चलो क्या ज्ञान क्या दे रहे हो, स्टार्ट कर लो। हैं ऐसे बच्चे भी होते हैं, पर ठीक है, सबकी, मेरे लिए तो सारे बराबर हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल देते मेरे को गुस्सा आता है, नहीं। मैं देख रहा हूँ, मतलब क्या ही बोलोगे भाई, मैंने तो क्या क्या नहीं सुना है। ठीक है, तो चलता रहता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज का टॉपिक। अरे भाई, ओके, देखो आज का टॉपिक अपने को क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक है मेनली जो है वो आज हम लोग, ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। एक ये टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट द नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म्स की डेफिनेशन आज पढ़ेंगे हम लोग, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। बट कल का मैं एक टॉपिक ले लेता हूं, तो आई थिंक ये बी और सी लॉसलेस है, ए और डी लॉसी है। ठीक है, पहला वाला लॉसी है और लास्ट वाला भी लॉसी है, बी और सी आपका लॉसलेस है। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो इसको मैं स्किप करता हूं, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। टेस्ट सिलेबस जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, आज मैंने जो भी पढ़ाऊंगा यही आपके सिलेबस में है। अभी तक आज के टॉपिक्स में जो भी हमने पढ़ा है वही आएगा। पहला वाला ले लेते हैं, पहला डिकम्पोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल पहली एफडीज है बी इज इंप्लाइंग ई, फिर दूसरी एफडीज है सी दैट इंप्लाइज ए। ठीक है, और उसके बाद में कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और दूसरा डिकम्पोजिशन है बी है, सी है और डी है, और फिर दूसरा कंपोजिशन है ए सी और ई। देखो कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर अगर इसका और इसका मैच अगर नहीं हो रहा है तो क्या इसका इसके साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई बच्चा बोल रहा था कि अगर 4 डिकम्पोजिशन है तो 4C2 पॉसिबिलिटी होगी, 4C2 पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उसके कम में ही आपकी मैचिंग आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये दोनों अगर आप कंपेयर करोगे, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स निकालोगे, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स यू विल गेट बीसी। अब बीसी का क्लोजर क्या आएगा आपके पास में, बीसी के क्लोजर में सबसे पहले आपने बी और सी और लिख दिया। ठीक है, बीसी का, क्योंकि कॉमन बीसी ही है तो इसमें आपने बीसी लिख दिया। अब बी इज कवरिंग ई, ठीक है, बी इज कवरिंग ई तो ये आ गया, सी इज कवरिंग, सी इज अ पार्ट ऑफ दैट, सो यू विल गेट ए। ठीक है, अब यहां पर इट इज नाइदर अ की ऑफ दिस नॉर अ की ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो ज्वाइन नहीं करेंगे, बट हालांकि अगर मैं इसको और इसको कम ले लूं, ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट सी आएगा, एंड देन व्हाट यू विल टेक इट, यू विल बी गेटिंग सी ओनली। यहां पर भी ज्वाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एबीसी और एसी मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, हालांकि इससे पता ही चल गया अभी, मतलब इतना तो आइडिया लग ही गया होगा आप लोग जब कर रहे रहोगे। या अगर मैं ये ए ले लूं, बी ले लूं और सी ले लूं, पहला डिकम्पोजिशन दूसरे के साथ में कर लूं, ए ले लिया, सी ले लिया और ई ले लिया, तो इसका कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होगा, एसी होगा, और एसी का क्लोजर क्या आएगा, एसी का क्लोजर यू विल गेट एसी। ठीक है, और B is a part of this, so obviously the first one is lossy, ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। हाँ ये R1 का की हो गया ना, ओके ओके ओके, ठीक है, ज्वाइन कर लो इसको। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ R1, ABC it is a part of R1, you can join, you will get R1 2 A B C and D, फिर आएगा आपका A C और E, इन दोनों को कंबाइन करो, अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे व्हाट यू विल गेट कॉमन एट्रीब्यूट C, इसका क्लोजर क्या आएगा, यू विल गेट A एंड C।
it is a part of this, it is a part of this, no, so it is neither a key of this, neither a key of that, so that is why it is lossy. Sorry, ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा, ABC, BC is a part of this key, ठीक है, lossy. देखो DPP के 10 क्वेश्चन इज नॉट इनफ फॉर प्रैक्टिस, दैट आई नो दैट, बट वंस आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक आई विल गिव यू सम 40-50 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सो डोंट वरी, ठीक है. फर्स्ट वन इज लॉसी, क्लियर है, इस पे और डिस्कशन करना है. आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं फिर. स्किप करें, चलो ठीक है, दूसरा बताता हूं फिर, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, तो डाउट नहीं होगा. आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट डूइंग अ प्रैक्टिस, बट दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली. ये है AC टू E है, फिर ये क्या है, ये है BC टू D. कंपोजिशन क्या है, ये है A, ये है B और ये है C. फिर दूसरा कंपोजिशन है B, C और D का, और तीसरा कंपोजिशन है A, C और E का. इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स देख लो, इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे, BC आएगा. अगर BC का मैं क्लोजर पता करूं तो मेरे को आ गया BC. अब BC इज बेसिकली कवरिंग D, सो यू विल गेट D इज अ की ऑफ R2, इज अ की ऑफ R2. तो मैं कंबाइन कर लूंगा, आई विल गेट R12 एंड देन आई विल गेट A, B, C एंड D, ठीक है. अब ये R3 आ गया विच इज नथिंग बट A, C एंड E, ठीक है. अब कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या आ गया, AC आ गया कॉमन एट्रीब्यूट्स, सो कॉमन एट्रीब्यूट्स यू विल गेट AC. क्लोजर पता कर लो इसका, AC का क्लोजर, AC इज कवरिंग E, सो इट इज अ पार्ट ऑफ, इज अ की ऑफ R3, इज अ की ऑफ R3, hence combine कर लेगा. So what you will get R1 2 3, that means A, B, C, D and then E. So second one is lossless, फटाफट देख लो, ठीक है, second one is lossless. अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना okay let's try to, मैं अभी ऐसे बिना लिखे ही कर रहा हूँ. इनका कॉमन लोगे तो BC आएगा, इसके हिसाब से B is covering D, ठीक है, एंड BCD आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो कॉमन एट्रीब्यूट BC आएगा और B जो है वो D को कवर कर रहा है, तो BCD आ जाएगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ की, तो ये ज्वाइन हो जाएगा, दैट यू विल गेट A, B, C एंड D, और ये आ जाएगा A, C और E. इनका कॉमन क्या आएगा, AC आएगा, ठीक है. सो AC तो ऑलरेडी होगा, एंड AC में ऑलरेडी इसका एट्रीब्यूट में AC आएगा, इज कवरिंग D, D इज कवरिंग E, सो यू विल गेट AC, इट इज अ की ऑफ दिस, सो डेफिनेटली इट इज आल्सो लॉसलेस. समझा ये चीज, बिना लिखे मैंने ये चीज बताई, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर, फटाफट बताओ, ठीक है. ये मैंने बिना लिखे बताया है ये वाला, तो अगर चाहिए तो फटाफट बताओ, मैं लिख दूंगा. लिखना है, जल्दी जल्दी बताओ. ठीक है, ये यस लिख रहे हो लिखने के लिए, क्लियर है, हाँ ठीक है, ठीक है. चलो ये वाला कर लो. अब इसमें करोगे तो BC आएगा, ठीक है. BC का अगर क्लोजर पता करोगे तो BCD आएगा, नहीं ओके, अगर कॉमन एट्रीब्यूट BC है, BC का क्लोजर BC ही होगा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, नॉट पार्ट ऑफ दिस, सो वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी द लॉसी FDs के थ्रू, ठीक है. चलो, हाँ नहीं लिख रहा, ये गेट का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लेके आया था. चलो ये कर लो एक बार, तो यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस की लॉसी कौन सा हो रहा है, लॉसलेस कौन सा है. ये करके बैठे हैं ये लोग, पोल बता दो, चलो पोल कर लेते हैं. आई डोंट नो, ये बड़ी ही मुझे आप लोगों का थोड़ा वो दिख रहा है. कर लो, आराम से कर लो, पोल चाहिए आप लोगों को, मजा चाहिए, पढ़ना नहीं है आप लोगों को. अभी मैं फिल्टर आउट करूंगा इसमें से.
चलो कर लेते हैं डिस्कस। 77%, ठीक है, ओके, ये बाकी के स्टार्टिंग के बच्चे तो किए थे। ओके, द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। लॉसलेस और लॉसी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू टू एक्स है, पी टू वाई एक्स है, पी क्यू टू एक्स है और पी वाई टू, पी क्यू टू एक्स है, पी टू वाई एक्स है, पी टू वाई एक्स है, कहाँ गया, क्यू टू वाई, वाई टू जेड डब्ल्यू, क्यू टू वाई है और वाई टू जेड डब्ल्यू है। डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। पी क्यू एस टी पी टी एक्स, पी क्यू एस टी, ठीक है, और क्या है पी टी एक्स, पी टी एक्स है, और क्या है क्यू वाई वाई जेड डब्ल्यू, क्यू वाई वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। चलो इनका कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या आएगा, इनका कॉमन एट्रीब्यूट्स आएगा पीटी, पीटी के क्लोजर में सबसे पहले आपने पीटी लिख दिया, पी, पी इज पॉइंटिंग टू वाई एक्स, तो वाई और एक्स भी आ गया, ठीक है। तो अब ये देखना, it is a key of this, it is covering this because ptx is covering, so you can join it and then you will get p q s t and then x। तो एक ज्वाइन ये हो गया आपका। इसमें से अगर आप ज्वाइन करोगे you will get common attributes y, क्लोजर y का अगर लोगे तो you will get y, y is pointing it out to zw, is a key of y z w, so you can combine, so you will get q y z w। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, ठीक है, q, q का अगर आप लोगे तो q इज पॉइंटिंग, पहले तो q लिख लिया, q इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो यू विल गेट y, y इज पॉइंटिंग टू zw, zw इज की ऑफ सेकंड टेबल, ठीक है, व्हिच इज नथिंग बट r23, r23 का टेबल हो गया ये पहला वाला, सॉरी r34 का टेबल हो गया, ये रिलेशन r12 है और ये रिलेशन r34 है, तो इट इज अ की ऑफ r34, ठीक है। सो यू कैन से दैट इट इज अ लॉसलेस जॉइन। क्लियर है, कुछ नहीं करना है इसमें, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक अगर कॉमन एट्रीब्यूट्स पता करना है उसका क्लोजर निकालना है। इफ यू आर वेल इनफ इनटू द क्लोजर, दैट्स इट, क्लोजर का ही गेम है यहाँ पर, ठीक है। इज इट क्लियर? डन एवरीवन? कोई भी त्रंबक भाई कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द क्लोजर। क्लोजर अगर आपका पता है, क्लोजर अगर आप ये देख के पता कर ले रहे हो तो दैट्स इट, दैट इज द मेन टॉपिक। क्लोजर से अगर आपने पता कर लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा डिकम्पोजिशन क्या है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। If I will talk about the second decomposition is PQS TX, PQX TX, फिर QY YZW, QY YZW। एक्चुअली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, और ये R4 हो गया। यू कैन स्टार्ट दीज टू ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट दीज टू ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं ये स्टार्ट करता हूँ, कॉमन एट्रीब्यूट इज y, y का क्लोजर सबसे पहले मैंने y लिख दिया, y किसको डिटरमाइन कर रहा है, zw को डिटरमाइन कर रहा है, zw को डिटरमाइन कर रहा है। तब आपके पास में आपने ज्वाइन कर लिया r34 को, क्योंकि it is a key of r4, तो आपने q y z और w कर लिया। अब इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x का क्या आएगा, x ही आएगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ये भी सबसेट नहीं है, कोई भी चीज x से स्टार्ट हो रही है, कोई भी चीज x से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। बट क्या मैं pqx को qyz के साथ में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कॉमन क्या आएगा वापस से, अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर tx को छोड़ दूं, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा मैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जो tx है, ध्यान से सुनना सुनना, ये जो tx है ये किसके साथ में कॉमन कब जाएगा, जब आपको tx कॉमन मिलेगा। अब t ये दोनों ज्वाइन हो गए, लेकिन ये वाला किसी में भी t कॉमन नहीं आ रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप यहां से t भी डिराइव नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज व्हाई इट इज अ लॉसी। pqs है, ओके, तो ये बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होगा। इसका ज्वाइन इवन, अच्छा इसके साथ में अगर मैं कर दूं तो क्या ज्वाइन कर सकते हो, क्या आएगा आपको कॉमन पॉइंट, यू विल गेट q, q2y yz2w, तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। दैट मींस यू विल गेट p, यू विल गेट q, यू विल गेट s। यहां पर क्या आ जाएगा, q है, y है, z है, w है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि q आएगा एंड q डिटरमाइन y, y टू zw, सो q y zw आ जाएगा, एंड यू विल गेट, इनका कॉम्बिनेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब यू विल गेट r134 ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट p, यू विल गेट q, यू विल गेट s, यू विल गेट y, यू विल गेट z, यू विल गेट w। बट अब वही प्रॉब्लम है कि आप R2 के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते T और X यहां पर, सो देयर इज नो कॉमन एट्रीब्यूट्स, नो कॉमन एट्रीब्यूट्स, देन इट विल बिकम व्हाट, लॉसी। डन।
एक और मेथड है, टेबल मेथड बोलते हैं उसको, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर टेबल मेथड। आदर्श भाई देयर इज नो शॉर्टकट, मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वी हैव टू, बिना पेन और पेपर के ही वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। डन, गॉट इट एवरीवन? अब इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रिक वही है कि टीएक्स का एट द एंड कहीं पर भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब ये टीएक्स जो है, इवन टीएक्स इज नॉट कॉमन टू दिस टू दिस टू दिस, तो अब ये कॉमन ही नहीं हो रहा है तो आप लॉसी बोल सकते हो डायरेक्टली इसको, क्योंकि अगर आप किसी के साथ ज्वाइन करोगे यू विल नॉट गेट कॉमन एट्रीब्यूट। t is not present here, t is not present here, t is not present here, x is also not present here, not present here, not present here। ना तो t कॉमन आ रहा है, ना तो x कॉमन आ रहा है, ना t भी कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, तो ये किसी के साथ में ज्वाइन नहीं करेगा। बेसिकली इंटरसेक्शन लेने पे ये फाई आ रहा है, तो वहां पे आप स्टॉप करके लॉसी बोल सकते हो। डन, चलो अगर ये क्लियर है, ऑलरेडी हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया है लॉसी और लॉसलेस पे, तो आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेने पे फिर वही चीजें रिपीट होंगी, लॉसी लॉसलेस लॉसी लॉसलेस, फिर आगे के टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे हम, तो अब बस करो, मैंने आपको मेथड बता दिया है, हम क्वेश्चन और भी इस पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द टुडेस टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन। चलो अब कोई नहीं बोलेगा, अब हम लोग अभी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन। देखो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सो एवरीवन प्लीज ट्राई टू फोकस हियर। मेरा ना एक सिंपल पॉइंट है, पॉइंट क्या है, प्लीज लिसन केयरफुली। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास में जब आर होता है और आर में रिडंडेंसी, एवरीवन प्लीज लिसन, चैट मत करना, फोकस करो अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे मेरे पास में एक आर है, अब ये आर है, ठीक है, एक रिलेशन है और सम स्कीमा दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देख लो, एक आर दिया हुआ है, रिलेशन स्कीमा दिया हुआ है। अब इसमें आ गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें आ गई आपकी रिडंडेंसी, ठीक है? जब आपकी आ गई इसमें रिडंडेंसी, तो रिडंडेंसी के बाद में हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया, लेट्स ट्राई टू डिकम्पोज इट। तो अब ये R1 आ गया और फिर एक R2 आ गया, ठीक है? तो R1 आ गया और R2 आ गया, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या डिकम्पोजिशन किया। अच्छा ध्यान से सुनते रहना बस, डिकम्पोजिशन किया, डिकम्पोजिशन से हमने क्या किया, क्योंकि हमको रिडंडेंसी निकालनी है, तो जब कभी भी हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास में हमने प्रॉब्लम देखा कि एक टाइप का प्रॉब्लम ये हो गया कि डिकम्पोजिशन या तो आपकी लॉसी हो सकती है या तो लॉसलेस हो सकती है, बट गुड डिकम्पोजिशन क्या होगा, ठीक है? व्हाट अबाउट द गुड डिकम्पोजिशन? गुड डिकम्पोजिशन दैट इट हैज टू बी लॉसलेस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए। तो गुड डिकम्पोजिशन कब होगा, जब ये लॉसलेस हो जाएगा, ठीक है? तो वो तो हमने चेक कर लिया कि लॉसी कैसे होता है, लॉसलेस कैसे होता है, लेकिन जब हम डिकम्पोज करते हैं तो इसमें हमारे पास में एक और प्रॉब्लम निकल के आती है। अब वो प्रॉब्लम ये होती है कि एक ये रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन के साथ में एक एफडी सेट दिया हुआ है, ठीक है? ये एफडी सेट है, तो जब आप इसको डिकम्पोज करते हो तो इस रिलेशन के और इस स्कीमा के हिसाब से यहाँ पर एक और आपका जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट आ जाता है, और यहाँ पर F2 में भी एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप रिडंडेंसी हटाने के लिए आप डिकम्पोज कर रहे हो, तो कभी कभी लॉसी और लॉसलेस होता है, दैट इज वन पॉइंट, इस पे हमारा डिस्कशन हो गया, हम वापस डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका जो ओरिजिनल एफडी है, आप डिकम्पोज तो कर रहे हो लेकिन आपकी एफडी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका ये जो ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, समटाइम्स व्हेन यू आर डिकम्पोजिंग, मैं अभी इसका एग्जांपल लूंगा, पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडल पढ़ा रहा हूं। जब आप इसको डिकम्पोज कर रहे हो तो ये आपका रिलेशन 1 हो गया, ये रिलेशन 2 हो गया, इस रिलेशन में भी सम सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी चली गई, इस रिलेशन में भी सम सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी चली गई। तो होगा क्या कि इस डिकम्पोजिशन के दौरान रिडंडेंसी निकालने के लिए जब आप डिकम्पोज कर रहे हो तो इस डिकम्पोजिशन के दौरान आपकी एफडी भी खराब नहीं होनी चाहिए। एफडी खराब होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कि यहां पर कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, अब आपने क्या किया, यहां पर F1 ले लिया और यहां पर F2 ले लिया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने यहां पर F1 ले लिया और यहां पर F2 ले लिया, तो इस F1 और इस F2 का द यूनियन शुड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू F। मतलब अगर इसमें सारा, अब ये ना बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है पर ध्यान से सुनना, एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट, F1 यूनियन F2 इज नॉट करेक्ट, बट स्टिल समझने के लिए बड़ा सिंपल है। मतलब अगर मैं 4 साल के बच्चे को बुलाऊं, बोलूं भाई तू इधर आ, देख मैं तेरे को ना फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन पढ़ा रहा हूं, तो वो बोलेगा कि अच्छा फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब ये होगा कि आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व होनी चाहिए। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिकम्पोजिशन के दौरान खराब नहीं होनी चाहिए, यही बताना चाहते हो? हाँ मैं यही बताना चाहता हूं। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपके पास में ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, आपने डिकम्पोज किया, किसको डिकम्पोज किया? क्या आप एफडी को डिकम्पोज कर रहे हो? हम एफडी को डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम टेबल को डिकम्पोज कर रहे हैं, लेकिन टेबल के अनुसार स्कीमा भी लिखा हुआ है, तो स्कीमा को डिकम्पोज किया, स्कीमा के हिसाब से कुछ एफडीज यहां आ गई, कुछ एफडीज यहां पर आ गई, तो इनका जो यूनियन होना चाहिए वो हमको ओरिजिनल एफडी देना चाहिए। अगर ये चीज हो रही है तो आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व जो हो रहा है, डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है? तो गुड डिकम्पोजिशन कब होगा, जब ये लॉसलेस होगा, ठीक है, और दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी प्रिजर्व हो रही है। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ में सेटिस्फाई कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड डिकम्पोजिशन कहते हैं। आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होनी चाहिए, प्रिजर्व होनी चाहिए। नाउ इट इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स।
अब मैं आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मेरे पास में एक टेबल है जहां पर मैंने लिख लिया ए बी सी, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। लेट्स कंसीडर मैंने अगर ए टू बी पॉइंट आउट कर दिया एंड बी टू सी पॉइंट आउट कर दिया। अब मैंने इसको डिकम्पोज किया, लेट्स कंसीडर ए टू बी में, और फिर मैंने इसको डिकम्पोज किया, लेट्स कंसीडर बी टू सी में। अब सीधी सी बात है कि ये जो F1 है ये डायरेक्टली ए इज पॉइंटिंग टू बी, तो मैंने ये ए टू पॉइंट टू बी लिख लिया। और ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, विच इज नथिंग बट बी टू सी। अब अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आई कैन राइट इट डाउन कि F1 यूनियन F2 दैट आई विल गेट एज F। एक्चुअल में ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा मगजमारी है, बट ठीक है वो हम लोग देखेंगे आगे। बट अभी फिलहाल के लिए सिंपल से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, क्योंकि जब आप F1 करोगे तो F1 क्या है, A टू बी है, F2 क्या है, B टू सी है। तो आपकी जो इस डीकंपोजिशन में आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो बेसिकली प्रिजर्व हो गई, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल। कभी कभी ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, कभी कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। लेट्स ट्राई टू सी दिस एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें हम डिटेल में जाएंगे, तो एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज ट्राइंग टू से दैट, ठीक है। एक फंक्शनल सेट ऑफ डिपेंडेंसीज दिया हुआ है, एक ओरिजिनल रिलेशन है। अब मैंने यहाँ पर R1 ले लिया है। R1 इज बेसिकली डिफाइनिंग AB, R2 इज बेसिकली डिफाइनिंग BC, R3 इज बेसिकली डिफाइनिंग BD, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब मैं और भी डिटेल में जाने वाला हूं, तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे। अब अगर मैं सिर्फ इसमें जाके बोलूं कि इसमें कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ सकती हैं, तो इसमें आप बोलोगे कि सर ए कैन डिटरमाइन ए, अरे भाई ये तो ट्रिवियल है। बी कैन डिटरमाइन बी, ये भी ट्रिवियल है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब मुझे सिर्फ इस पे देखना, ठीक है। मैं इससे डिराइव करना चाहता हूं फंक्शनल डिपेंडेंसीज। क्या उसने F1 दिया है, नहीं दिया है। क्या उसने F2 दिया है, नहीं दिया है। क्या उसने बोला कि F1 इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज F1 दिया है, क्या इसमें F2 दिया है, क्या इसमें F3 दिया है। अगर वो दिया ही होता तो मैं यूनियन निकाल के चेक कर लेता, बट उसने नहीं दिया। उसने सिर्फ डिकम्पोजिशन दिया है। अब वो डिकम्पोजिशन देने के बाद में हमें ये बता रहा है कि चेक करो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने इस दो स्कीमा के ऊपर बात किया। अब ये जो डिकम्पोजिशन है, ये दो स्कीमा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को। ध्यान से सुनना, मेरा हर एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, तो कि मुझे जो है ना वो कम रिपीट करना पड़े, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। डेफिनेशन मेरा क्या था, डेफिनेशन ये था, आपके पास में ओरिजिनल टेबल है, आपने उसको डिकम्पोज किया। जब आप उसको डिकम्पोज करते हो तो आपको कुछ कुछ रिलेशंस मिल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन में कौन सी एफडीज आ रही हैं। तो इसको पता करने के लिए मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखूंगा। पहली मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी कि ए इज डिटरमाइनिंग ए, बी इज डिटरमाइनिंग बी। एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है, ट्रिवियल लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में सब में सेटिस्फाई होगी और ओरिजिनल में कहीं पर भी ट्रिवियल नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग ट्रिवियल। अब अगर मैं बोलूं कि ए बी इज डिटरमाइनिंग ए, बी इज डिटरमाइनिंग बी, अब मैं दूसरा जाऊंगा चेक करूंगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब मुझे चेक करना है, ठीक है। चेक चेक ए इज डिटरमाइनिंग बी और नॉट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, ये चीज मैं कहां से पता करूंगा। इसको पता करने के दो रीजन है। पहला, या तो अगर डायरेक्ट दिया है तो वहां से पता कर सकते हो, या तो ए के क्लोजर में बी आना चाहिए। और ये कौन बताएगा ए का क्लोजर, मुझे ये एफडी की जरूरत पड़ेगी। अगर इसके क्लोजर में, ए के क्लोजर में बी आ रहा है, मतलब ये ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये एक घर था जिसमें 4 लोग थे, फिर छोटे छोटे घर बना के दे दिया। अब डिपेंडेंसी पता करनी है, तो ये जो डिपेंडेंसी पता करनी है वो तो एक्चुअल रूल से ही पता होगा। अब इस एक्चुअल रूल में मुझे नहीं पता है कि ये ए बी को डिटरमाइन कर रहा है या बी ए को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसको पता करने का दो रूल है। पहला रूल ये है कि आप डायरेक्ट देख लो ए इज डिटरमाइनिंग बी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम क्लोजर पता करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया है कि ए इज डिटरमाइनिंग बी, ठीक है, ए इज डिटरमाइनिंग बी, तो मैंने ये पता कर लिया कि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को। अब मुझे ये चेक करना है क्या बी डिटरमाइन कर रहा है ए को, यस और नो, ठीक है। आई जस्ट वांट टू फाइंड इट आउट, क्या बी जो है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है। पहला वाला तो एफडी आ गया, दूसरा वाला मुझे चेक करना है, ठीक है, कि क्या बी जो है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है। ये मैं कैसे पता करूंगा। अब अगर आप देखोगे वहां पर, तो बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, डी डिटरमाइन कर रहा है बी को। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजर पता करूंगा। अब ये चेक करूंगा कि बी के क्लोजर में ए आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने अगर बी का क्लोजर पता किया, तो बी के क्लोजर में सबसे पहले मैंने बी लिख दिया। बी जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो मैंने सी लिख दिया, ठीक है। बी जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये हो गया। सी इज डिटरमाइनिंग डी, तो यहां पर ये डी आ गया, एंड डी इज डिटरमाइनिंग बी, वापस बी आ गया। तो बी के किसी भी क्लोजर में ए नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है कि ये वाली एफडीज आपकी नहीं होगी। सिर्फ एक ही एफडी मिली है, ए टू बी। अब इसमें वापस से ट्रिवियल पता करना कोई मतलब नहीं है, तो हम नॉन ट्रिवियल पता करेंगे। पहला मैं चेक करूंगा किसके लिए, ठीक है, पहला मैं चेक करूंगा बी इज डिटरमाइनिंग सी और नॉट, तो मैं बी का क्लोजर पता करूंगा। अभी जस्ट मैंने बी का क्लोजर पता किया था, तो मुझे आ गया था बी सी और डी। अब इस बी सी डी में मुझे पता चल गया कि बी इज डिटरमाइनिंग सी, तो ये सही है। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा सी इज डिटरमाइनिंग बी और नॉट। ये कहां से पता कर रहा हूं, वहीं से पता कर रहा हूं। अब मैं सी का क्लोजर पता करूंगा, तो सी के क्लोजर में पहले मैंने सी लिख दिया, सी इज डिटरमाइनिंग डी, तो डी लिख दिया, डी इज डिटरमाइनिंग बी, तो यहां पर मैंने बी लिख दिया, तो सी इज डिटरमाइनिंग बी, तो एक्चुअल में ये वाली भी आ गई है, ठीक है। तो हमको कुछ कुछ एफडीज मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। एक एफडी मिली है ए टू बी वाली, ठीक है, फिर दूसरी एफडीज मिली है बी टू सी वाली, और फिर तीसरी एफडीज मिली है सी टू बी वाली। अब चलते हैं आगे। अब बी डिटरमाइन डी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बी के क्लोजर पता कर लो। बी का क्लोजर हमने अभी जस्ट पता किया है, व्हाट वी कैन गेट बी सी एंड डी, सो बी इज डिटरमाइनिंग डी, तो ये सही हो गया। अब मुझे अगर डी से बी चेक करना है, तो मैं डी का क्लोजर पता करूंगा। अब ये डी के क्लोजर में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डी, ठीक है।
अब डी इज डिटरमाइनिंग बी, यस डी टू डिटरमाइन, एक्चुअली में ये डायरेक्ट दिया हुआ है, कभी कभी डायरेक्ट दिया होता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होता है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो डी जो है वो डायरेक्ट बी को डिटरमाइन कर रहा है, देन आई कैन से दैट कि डी इज डिटरमाइनिंग बी, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस वन इज आल्सो सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो डी टू बी भी हो गया और बी टू डी भी हो गया। अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास में F1 यूनियन F2 यूनियन F3 क्या क्या आया, अब मैं अगर चेक करूंगा तो पहला FD आया मेरे पास में A टू B आ गया, दूसरा FD जो है वो B टू C आ गया, फिर तीसरा जो है वो C टू B आ गया, फिर B टू D आ गया और फिर D टू B आ गया, ठीक है। अब जरा देखना यहां पर मैं ना कवरिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। कवरिंग वाला कॉन्सेप्ट में मेरा ओरिजिनल F क्या है, ओरिजिनल F है A टू B है, फिर B टू C है, फिर C टू D है, फिर D टू B है। क्या ये वाली FD यहां आ रही है? आ रही है, मतलब इसने इसको कवर कर लिया है। क्या ये वाली FD यहां आ रही है? आ रही है। C टू D है, C टू B, B टू D, C टू D, D टू B, सो वी कैन से दैट कि यस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग यहां पर हो रहा है। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? अब आप डाउट पूछ सकते हो अपना। वी आर नॉट चेकिंग द ट्रिवियल FDs, ट्रिवियल FDs हमको नहीं लेना है। हाँ, एक्चुअल में देखो मैंने आप लोगों को कवरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, 3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो अभिषेक को पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर C टू D दे रहे हैं, तो एक्चुअल में ये दोनों FD सेम है कैसे पता चलेगा? जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसका सहारा ले रहे हो, ठीक है। ये FDs यहां से आ रही है, मतलब ओरिजिनली ये इसको कवर कर रहा है और यूनियन आने के बाद में ये इसको कवर कर रहा है, तो बेसिकली कवरिंग का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखो मैं अगर एक बात बोलूं, अगर इसकी साइज बड़ी होगी, इसकी साइज अगर बड़ी होगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं FDs जब आप इक्विवेलेंट करते हो तो क्या हम FDs को डिराइव कर सकते नहीं कर सकते? ओके I'll क्लियर योर कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर F1 यूनियन F2 और ये F है, अगर मैं लिखूं A इज इंप्लाइंग B, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया A इज इंप्लाइंग B एंड C इज इंप्लाइंग D फॉर एग्जांपल के लिए, तो इसमें मैंने अगर C टू B लिख दिया एंड B टू D लिख दिया, यहां पर मेरे पास में 3 FDs हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास में फॉर एग्जांपल के लिए A टू X फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पर मेरे पास में 3 FD है, यहां पर 2 ही FD है, क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ में विथ रिस्पेक्ट टू FDs? विथ रिस्पेक्ट टू FDs, अब इसमें ये एक्स्ट्रा FDs हैं, बट अगर आप देखोगे दीज टू FDs आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दिया था कि FDF इज इक्विवेलेंट टू FDG, दैट मींस व्हेन F कवर्स G एंड G कवर्स F, ठीक है, G कवर्स F। तो इसमें FD की साइज बड़ी या छोटी होने से मतलब नहीं होता है, वो डिराइव कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है। सो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। आप अगर मैं फॉर एग्जांपल अब इसमें मैं लिखूं A टू A लिख दूं, X टू X लिख दूं, फिर B टू B लिख दूं, फिर C टू C लिख दूं, तो उसके हिसाब से इसकी साइज तो बढ़ती जाएगी, बट एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। दिस FD इज इक्विवेलेंट टू दिस FD, तो ये FD इक्विवेलेंट है इसके, क्यों? क्योंकि आप अगर ये अननेसेसरी चीजें लिख रहे हो, ट्रिवियल लिख के बढ़ा रहे हो, कहने का मतलब है कि देखो जो मैंने आप लोगों को कैनोनिकल कवर बताया था, कैनोनिकल कवर क्या होता है? कैनोनिकल कवर का मतलब ये होता है कि ये FD जो जो इंटरप्रेट कर सकती है, क्या ये भी सेट ऑफ FDs वही इंटरप्रेट कर सकती है? और ये FDs और ये FDs अगर दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम है तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। साइज का मतलब नहीं है, यहां पर सेट नहीं है कि ये सेट अगर बराबर होगा ये सेट के, इसमें अगर 2 FD आएंगे, इसमें 3 FD आएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें 10 FDs भी आए और ये 10 FDs मिलकर अगर 2 को इंप्लाई कर रहे हैं और ये 2 मिलकर ये 10 को इंप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्लियर हो गया? तो FD इक्विवेलेंट होने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, FD इक्विवेलेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि बेसिकली देयर हैज टू बी द सेम अमाउंट ऑफ FDs, देयर इंटेंशन शुड बी सेम, मतलब वो जो जो इंप्लाई कर सकता है वही वो भी इंप्लाई कर सकता है। अब एक जन का डाउट ये है कि भाई AB इज इंप्लाइंग A, नो दिस इज अ ट्रिवियल FD, ये ट्रिवियल FD है, वी आर नॉट चेकिंग फॉर ट्रिवियल FDs, वी आर डेफिनेटली वी आर नॉट चेकिंग फॉर ट्रिवियल FDs। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है ये सबको? बताते चलना। आगे बढ़ूं मैं? नो आर्यन, आप यहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, ठीक है। चलो अब जैसे मेरे पास में ये है, ठीक है, R1 ये दिया हुआ है,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ए का क्लोजर पता करूंगा। अब इस ए के क्लोजर किसके थ्रू पता करूंगा, इस ए का क्लोजर इसके थ्रू पता करूंगा, ए, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले किसके लिए चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं ए डिटरमाइन कर रहा है डी को या नहीं। तो मैंने ए का क्लोजर पता किया। अब ये ए का क्लोजर मैं कहां से पता कर रहा हूं, ए का क्लोजर मैं इससे पता कर रहा हूं। तो ए के क्लोजर में सिर्फ ए आया, तो ए इज नॉट डिटरमाइनिंग डी। अब मैं चेक करूंगा डी इज डिटरमाइनिंग ए। तो मैं अगर डी का क्लोजर पता किया तो इस डी के क्लोजर में पहले तो मैंने डी ले लिया एंड डी इज डिटरमाइनिंग ए। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें ये चीज देखने को मिली है कि डी इज डिटरमाइनिंग ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली एफडीज आएंगी आपकी, ठीक है। अब चलते हैं ये वाले पे। अब इस वे वाले पे सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट फर्स्ट बी का क्लोजर। अब इस बी के क्लोजर में मैंने बी लिख लिया। क्या बी कहीं डिटरमाइन कर रहा है, नहीं डिटरमाइन कर रहा है। तो क्या बी सी को डिटरमाइन करेगा, नहीं। क्या बी डी को डिटरमाइन करेगा, नहीं। एक्चुअल में बी जो है वो सिर्फ बी को ही डिटरमाइन कर रहा है इसके हिसाब से। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दिस, ठीक है। फिर मैं सी का क्लोजर पता करूंगा। अब सी का क्लोजर कहां से, यहां से पता करो, ध्यान से सुनते जाना बस। सी का क्लोजर कहां से पता करूंगा, यहां से पता करूंगा। तो सी के क्लोजर में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, सी ही आएगा। अब अगर मैं डी का क्लोजर पता करूं तो डी का क्लोजर में क्या आएगा, डी के क्लोजर में डी आएगा और ए आएगा, ठीक है। बट ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ऑलरेडी वो डी टू ए मैंने कवर कर लिया है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग डी। अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर ए टू बी। अब मैं ए बी के लिए चेक करूंगा। ए बी का क्लोजर में सबसे पहले मैंने ए बी लिख लिया। ए बी इज डिटरमाइनिंग सी डी, तो ए बी इज डिटरमाइनिंग सी डी। तो इसके डीकंपोजिशन के हिसाब से, ठीक है, नो ए बी नहीं है यहाँ पर, सॉरी। अब मैं बीसी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। बीसी कैलकुलेट करूंगा तो बीसी पहले मैं ये दो कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने बी और सी लिख दिया। बीसी है, नहीं है, डी है, नहीं है, तो बीसी इज डिटरमाइनिंग बीडी। फिर मैंने बीडी डिटरमाइन करना है मेरे को। अब मैं अगर बीडी डिटरमाइन करूंगा तो मैंने पहले बीडी लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, ये ए बी हो गया और ये डी हो गया। डी इज डिटरमाइनिंग ए, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, सी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं सी डी डिटरमाइन करूंगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ए बी इसमें, सॉरी ये मिस्टेक किया मैंने, बी डी फॉर एग्जाम्पल। बी डी का अगर मैं क्लोजर लिखूं तो बी डी के क्लोजर में मैं पहले बी डी लिख लिया। डी इज डिटरमाइनिंग ए, तो ए आ गया। नाउ ए बी इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो यू विल राइट सी ऑल्सो। सो बी डी इज डिटरमाइनिंग सी, यहां पर देखो, बी डी इज डिटरमाइनिंग सी, देन आई विल राइट बी डी इज डिटरमाइनिंग सी। क्लियर है ये? हाँ सी आ रहा है, सी आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब वैसे ही मैं सी डी कैलकुलेट करूंगा। सी डी का क्लोजर क्या आ रहा है, सी डी के क्लोजर में मैंने पहले सी डी ले लिया। डी इज डिटरमाइनिंग ए, ठीक है। ए बी इज अ पार्ट ऑफ दैट, नो, ठीक है। तो वापस से वही चीज होगी, डी डिटरमाइन ए लिखा है, ए इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, सो वी विल नॉट राइट इट। सो F1 में क्या आया मेरे पास में, F1 में मेरे पास में आया D2A, ठीक है। F2 में मेरे पास में क्या आया, F2 में मेरे पास में आया BD डिटरमाइन C, ये वाला मैं लूंगा, ठीक है। BD डिटरमाइन C। अब F1 यूनियन F2 अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा D2A मिलेगा और BD to C मिलेगा। ओरिजिनल F क्या है मेरा, ओरिजिनल F है AB to CD और D to A। ये वाली डीकंपोजिशन के बाद में एफडी सेटिस्फाई कर रही है और ये वाली बिफोर सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या अब मैं फॉर एग्जांपल D2A डायरेक्ट है तो ये कवर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं ए बी डिटरमाइन करेगा CD विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ए बी का क्लोजर मैं इसमें पता करूंगा, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, हेंस द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज नॉट सेटिस्फाइंग। अंडरस्टूड? नो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग ना। समझा नहीं समझा? एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, देखो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान से सुन लेना, फिर नहीं रिपीट करूंगा। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो F1 यूनियन F2 इज कवरिंग F एंड F इज कवरिंग F1 यूनियन F2। जब दोनों साइड से कवर होता है तो ही हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। जब आप इनके क्लोजर पता कर रहे हो, किसको देख के पता कर रहे हो, इसको देख के, तो उस टाइम पे ये इसको कवर कर रहे हैं। जब आपको यूनियन मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप लिख रहे हो F1 यूनियन F2 और इस F1 यूनियन F2 में आपके पास में कुछ FDs आ रही हैं और ये आपका F आ रहा है, ठीक है।
तो आप ये चेक कर रहे हो कि क्या ये वाली एफडीज मैं इन दोनों एफडी से कवर कर सकता हूं। तो कोई भी एफडी, दो एफडीज या तीन एफडी से आप कैसे कवर करते हो? विद द हेल्प ऑफ अ क्लोजर। क्लोजर ही गेम चेंजर है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, मेरे को ट्रीवियल नहीं लेनी है, ठीक है, सो डू नॉट एवर ट्राई टू टेक द ट्रीवियल्स। तो अब अगर कोई बोलेगा ए टू ए, तो मैं ए टू ए नहीं लूंगा, डी टू डी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि दिस ऑल आर द ट्रीवियल्स। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या ए टू डी मेरा कवर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ए टू डी कैसे पता करूंगा मैं? अब ए के क्लोजर में अगर डी आ जाए तो ए इज डिटरमाइनिंग डी। हालांकि मैं अगर ए का क्लोजर यहां पर पता करूं तो ए के क्लोजर में सबसे पहले मैंने ए ले लिया, क्या ये वाला इसका सबसेट है? नहीं। क्या ये वाला इसका सबसेट है? नहीं। सो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर मैं जाऊंगा चेक करने के लिए डी टू ए। अब डी टू ए डायरेक्टली एक्चुअल एफडीज में ही दिया हुआ है, तो इसमें चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू चेक इट। तो एक एफडी मेरे को वहां से आ गई। अब इसमें आप बोलोगे ना तो ट्रीवियल बहुत सारी है, जैसे ट्रीवियल के लिए मैं ट्रीवियल नहीं ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक्स्ट्रा है, बी टू बी हो गया, सी टू सी हो गया, डी टू डी हो गया, बी सी टू बी हो गया, ठीक है, बी सी टू सी हो गया, बी डी टू डी हो गया, ठीक है, एंड बी डी टू बी हो गया, एंड ऐसे बहुत सारी बी सी डी टू बी सी डी भी हो जाएंगी। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग द ट्रीवियल एफडीज, वी आर नॉट टेकिंग द ट्रीवियल एफडीज। अब मैं पहला चेक करूंगा कि बीसी क्या डिटरमाइन कर रहा है डी को या नहीं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? बीसी का क्लोजर पता करना पड़ेगा। अब बीसी के क्लोजर में मुझे डी दिखना चाहिए, मैंने लिख दिया बीसी। क्या ए बी इसका सबसेट है? नहीं। क्या डी इसका सबसेट है? नहीं। तो बीसी के क्लोजर में डी नहीं आ रहा है, सो इट विल नॉट सेटिस्फाई। अब दूसरा मैं चेक करूंगा सी डी इज डिटरमाइनिंग बी और नॉट। तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सी डी के क्लोजर में बी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने सी डी लिख दिया। क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। क्या डी इसका सबसेट है? ये देखो डी सबसेट है, तो यू विल गेट ए। मतलब सी डी क्या बी के, क्या बी आपको इस क्लोजर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे कि सर सी डी जो है वो ए के क्लोजर में आ रहा है, वो ऑलरेडी आ चुका है डी टू ए, तो मैं वो नहीं कंसीडर करूंगा, हालांकि इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा, अब मेरे पास में तीसरा पॉसिबिलिटी बचता है, मैंने बीसी टू डी चेक किया, सी डी टू बी चेक कर लिया है, अब मैं बीडी टू सी चेक करने वाला हूं। अब मुझे बीडी के क्लोजर में सी दिखना चाहिए। अब अगर मैंने बीडी का क्लोजर लिया, तो बीडी के क्लोजर में सबसे पहले मैंने बी और डी लिख लिया। क्या ए बी इसका सबसेट है? नहीं। क्या डी इसका सबसेट है? तो मैंने ए ऐड कर लिया। अब ए बी इसका सबसेट है, ये देखो ए, ये ए और बी, ये इसका सबसेट है, तो यू विल ऐड सी डी। सी डी मतलब सी ऑलरेडी डी है, तो सी डी ऐड करोगे बात वही हो जाएगी। तो बी डी इज डिटरमाइनिंग सी, तो यहां से मेरे को दूसरा आ गया बी डी इज डिटरमाइनिंग सी। तो एक एफडी मेरे को ये मिल गई और एक एफडी मेरे को ये मिल गई। अब अगर मैं इनके हिसाब से जाऊं, तो पहला इसका यूनियन डी टू ए मिल गया है, दूसरा इसका यूनियन बी डी टू सी मिल गया है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन के बाद में आया है। ओरिजिनल एफ में क्या है? ओरिजिनल एफ में पहला मैं डी टू ए के बारे में बात कर लेता हूं, दूसरा ए बी टू सी डी के बारे में बात कर लेता हूं। तो अब हो क्या रहा है कि ये डी टू ए डायरेक्टली आ गया, तो दिस इज कवरिंग। मतलब क्या इस एफडी को आप ये दोनों एफडी से जनरेट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। डी टू ए यू कैन जनरेट इन द यूनियन एंड विच इज डायरेक्टली गिवन। अब क्या ए बी इज डिटरमाइनिंग सी डी को क्या आप इनके यूनियन से जनरेट कर सकते हो? सो ए बी इज डिटरमाइनिंग सी डी, कैन वी जनरेट दिस? ओके, कैन वी जनरेट दिस इन F1 यूनियन F2? इसके दो तरीके हैं, या तो आर्मस्ट्रांग एक्सियम यूज कर सकते हो, या तो आप जो है वो, ठीक है, या तो आर्मस्ट्रांग एक्सियम यूज कर सकते हो, या तो आप जो है क्लोजर पता कर लो। सिंपल क्या है, या तो एक्सियम के थ्रू आप चेक करते बैठो, या तो क्लोजर चेक कर लो एबी का। और अगर एबी के क्लोजर में सीडी आ गया, मतलब क्लोजर क्या बोला भाई, वही उसको डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपने एबी लिखा। अब आप बोलोगे सर मैं यहां से चेक करूं, अरे बाबू यहां से क्यों चेक करना, वहीं से उसको ही तो चेक करना है। अब उसको चेक करने बैठोगे तो इंक्लूड ही कर लेगा। इज अ सबसेट ऑफ दिस? नो। इज अ सबसेट ऑफ दिस? नो। तो एबी का क्लोजर विल बिकम एबी। सो ये वाला एफडी कभी भी इन दोनों से जनरेट नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज नॉट सेटिस्फाइंग हियर। डन। ट्रिवियल नहीं देखना है, ये इजीली हो जाता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑल पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, एंड यस इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। चलो अगर ये हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पीयूष भाई, बहुत टाइम टेकन नहीं है, दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ। ठीक है, ये कर लो, चलो ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन। देयर आर सो मेनी गेट क्वेश्चंस ऑन दिस। तो उसको भी अक्षय उसी तरीके से चेक करते थे, पहले ये चेक कर लो, ट्राई टू फाइंड इट आउट।
जिन लोगों का भी आया नहीं आया एक बार वापस चेक कर लो। ठीक है, चलो पहले चेक करना है ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी चेक करने का ए का क्लोजर पता कर लो। ए के क्लोजर में पहले मैंने ए लिख लिया, ए टू बी डायरेक्टली है तो फिर मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ। ए के क्लोजर में हालांकि ए टू बी डायरेक्टली है तो देयर इज नो नीड टू चेक इट, ठीक है, ए टू बी इज डायरेक्टली गिवन। नाउ चेक फॉर बी, बी टू ए, ठीक है, हालांकि है ऐसा तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये है। अब दूसरा बी टू ए चेक करना है मुझे, ये भी नॉन ट्रिवियल है, तो बी का क्लोजर पता कर लो। बी के क्लोजर में पहले मैंने बी लिख दिया, बी इज डिटरमाइनिंग सी लिख दिया, सी इज डिटरमाइनिंग डी लिख दिया, डी इज डिटरमाइनिंग बी और ई लिख दिया, ए नहीं आ रहा है आपका, तो दिस वन इज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। अब दूसरा आर टू बी सी के लिए चेक करना है, ठीक है, आर टू बी सी के लिए चेक करना है। पहले बी इज डिटरमाइनिंग सी और नॉट, चेक, ठीक है, इसको चेक कर लो। अब बी का क्लोजर पता कर लो, अभी हमने जस्ट बी का क्लोजर पता किया था, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी और ई, बी सी डी क्लोजर पता किया था, तो इस बी के क्लोजर में यहाँ पर सी आ रहा है, तो यस इट इज सेटिस्फाइंग। अब हम क्या चेक करेंगे, चेक फॉर सी टू बी, सी टू बी चेक करना है, सी का क्लोजर पता कर लो। सी के क्लोजर में पहले मैंने सी लिख दिया फिर बी लिख दिया, सॉरी पहले मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, सी इज डिटरमाइनिंग डी, सी इज डिटरमाइनिंग डी, डी इज डिटरमाइनिंग बी ई, सो बी ई। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो सी इज डिटरमाइनिंग बी, चेक करना है, सो बी, सो यस इट इज सेटिस्फाइंग। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर वन, दूसरा आर थ्री सी डी, ठीक है, सी डिटरमाइन डी, चेक कर लो। सी का क्लोजर क्या है, सी का क्लोजर क्या है, सी डी बी और ई, तो वी कैन सी दैट सी इज डिटरमाइनिंग डी, तो यस दिस इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन, डी डिटरमाइन सी, डी का क्लोजर पता किए नहीं पता किए, चेक कर लो। डी का क्लोजर में पहले मैंने डी लिख दिया, डी डिटरमाइंस बी ई, ठीक है, देखो डी डिटरमाइंस बी ई, बी डिटरमाइंस सी, तो सी भी आ गया यहाँ पर, so now what we can get it, d is determining c, so this one is also correct. Now we'll move to the next one, de, ठीक है, r4 de आया है, पहले किसके लिए चेक करेंगे, चेक फॉर de, d का क्लोजर पता कर लो। d के क्लोजर में पहले मैंने d लिख दिया, d का क्लोजर हमने ऑलरेडी पता किया था कहां पे, यहाँ पे dbec, dbec, so definitely we can say that d is determining e, so this one is correct. check for e to d, e का क्लोजर पता कर लो, e के क्लोजर में e आ गया, कुछ नहीं है, सो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो अब अगर मैं देखूं कौन कौन सी एफडी सेटिस्फाई कर रही है उसको चेक कर लेता हूं। एक ए टू बी ये सेटिस्फाई किया है, बी टू सी सेटिस्फाई किया, सी टू बी सेटिस्फाई किया, सी टू डी सेटिस्फाई किया, डी टू सी एंड डी टू ई। अब अगर मैं यूनियन लिखता हूं इनका, मतलब F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4, तो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ए टू बी है, फिर बी टू सी है, फिर क्या है सी टू बी भी है, फिर सी टू डी भी है, फिर डी टू सी भी है, फिर डी टू ई भी है, ठीक है। अब ओरिजिनल है, ओरिजिनल एफ लेके आता हूं, एफ में क्या है, ए टू बी है, बी टू सी है, सी टू डी है, डी टू बी ई है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, ए टू बी, क्या इसको इसके थ्रू हम डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्टली दिया है तो ये हो गया, क्या इसको इस डीकंपोजिशन के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्टली दिया हुआ है तो ये आ गया, सी टू डी भी डायरेक्टली दिया, ये आ गया। अब बच्चा डी टू बी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिराइव वहां से कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका क्लोजर पता कर लो। डी का क्लोजर कहां से पता करोगे, इसके थ्रू पता करोगे, डी इज डिटरमाइनिंग सी एंड डी इज आल्सो डिटरमाइनिंग ई एंड डी, ओके चलो इसका क्लोजर ही पता कर लेता हूं मैं। डी का क्लोजर क्या है, पहले तो मैंने डी लिख लिया, यहां से लिखना है, डी डिटरमाइन कर रहा है सी तो सी आ गया, डी डिटरमाइन कर रहा है ई तो ई आ गया, सी इसका सबसेट है तो बी आ गया, और भी आएंगे बट अपने को वो सब मतलब नहीं है। अब ये डी जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, सो वी कैन से दैट यस डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रहा है। डन। अगर आप थोड़ा स्मार्ट रहोगे तो इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आप इसको देख के ही बता दोगे, मतलब स्मार्ट का मतलब है कि प्रैक्टिस। हाँ वही कह रहा हूं, आप या तो आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स लगा लो, ठीक है,
अगर आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स में कंफ्यूजन हो रही है तो क्लोजर पता कर लो, तो क्लोज आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स जो है वो क्लोजर ही कैलकुलेट करके दे देगा आपको। डीपी का फुल फॉर्म है डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रहा है। पीवाईक्यू एक्चुअल में ये पीवाईक्यू ही था, ये पहला क्वेश्चन मेरा पीवाईक्यू ही है, ये पीवाईक्यू ही है। इजी आएंगे आपको, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने क्लास में, आप मान के चलो, मैं अपने क्लास में जब कैंडिडेट की पता करने के लिए बता रहा था तो सबसे लेंदी क्वेश्चन लिखा था। मैं अपने क्लास में सुपर की जब कैलकुलेट कर रहा था तो सबसे लेंदी क्वेश्चंस लिखा था, तो 4-5 लेंदी क्वेश्चंस दिए। आपको गेट में जो भी मैं एग्जांपल करा रहा हूं उससे इजी आएगा, उससे टफ नहीं आएगा, ये बात मान के चलना, ठीक है। ये देखो, ये गेट का क्वेश्चन है एंड दिस वाज वेरी सिंपल एक्चुअली। आपको गेट में ये मेरे जितने भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको ये टफ ही है जो हम क्लासरूम में कर रहे हैं। चलो करो ये। It will not satisfy, definitely it will not satisfy. Done. No, it will not satisfy. ठीक है, चलो पहला कर लेते हैं। ट्रिवियल नहीं चेक करना है, मतलब वी डोंट हैव टू चेक द ट्रिवियल। चेक फॉर ए बी टू सी, ठीक है, चेक फॉर बी सी टू ए, चेक फॉर सी बी टू ए सी टू बी। थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ए बी इज डिटरमाइनिंग सी एंड ए बी इज डिटरमाइनिंग डी, तो ए बी डिटरमाइन सी आ जाएगा। बीसी के क्लोजर में ए नहीं आएगा क्योंकि बीसी से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्लियर है ये शॉर्टकट?
समझाइए, ए बी इज डिटरमाइनिंग सी, आया नहीं आया? अब इसमें चेक कर लेते हैं, बीसी डिटरमाइंस, बीसीडी के लिए चेक करना है, पहला चेक कर लेते हैं, बीसी डिटरमाइंस डी, बीडी डिटरमाइंस सी एंड सीडी डिटरमाइंस बी, ठीक है। अब अगर ये चेक करूंगा मैं ना, एक्चुअली डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूं, जैसे बीसी डिटरमाइन डी करेगा, बीसी के क्लोजर में क्या आएगा, बीसी आएगा, और ना तो ये सबसेट है ना तो ये सबसेट है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बीडी के क्लोजर में बीडी आएगा, डी इसका सबसेट होगा तो ए आएगा, तो एबीडी हो जाएगा, एबीडी से सी आ जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हालांकि लिख देता हूं मैं, बीडी के क्लोजर में बीडी आ गया, डी इसका सबसेट है तो ए आ गया, ए बी इसका सबसेट है तो सी आ गया, तो बीडी इज डिटरमाइनिंग सी, ठीक है। सीडी के क्लोजर में सीडी लिख लिया, डी डिटरमाइंस ए, बस यही आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। एडी डायरेक्टली डी टू ए दिया हुआ है, ठीक है, ए के क्लोजर पता करोगे तो ए का क्लोजर सिर्फ ए आएगा, तो ए टू डी नहीं दिया हुआ है, तो F1 यूनियन F2 यूनियन F3 क्या आया, AB टू C है, BD टू C है और D टू A है, ठीक है। इसका यूनियन क्या होगा, AB टू C, BD टू C, D टू A, F क्या है, AB टू CD, D टू A, ये डायरेक्टली कवर हो गया। अब AB का क्लोजर पता कर लो, किससे पता करना है, इससे पता करना है, लुक इनटू दिस। AB के क्लोजर में पहले मैंने AB लिख लिया, AB इज डिटरमाइनिंग C, अब BD इसका सबसेट है नहीं, तो AB डिटरमाइन, AB जो है वो C को डिटरमाइन कर रहा है, D को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, सो AB to CD is not possible, hence dependency preserving is not possible. क्या हो गया, डन। यार अगर आप ये कह रहे हो कि सर ऐसे ही पढ़ाओगे मतलब 4 महीने में, यार ये तो देखो सरकाज़म बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैं इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, हर एक छोटी से छोटी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4 महीने में नहीं होगा, जो मैंने आपको शेड्यूल दिया वही शेड्यूल उसी टाइम पे ही होगा, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं तो मेरे को सबका ध्यान दे रहा है, मैं कोई भी क्लास में अननेसेसरी बात नहीं करता हूँ, मैं अपने काम से काम पढ़ा रहा हूँ, स्टिल अगर आपको ये कमेंट करना है कि 4 महीने में होगा तो होने दो 4 महीने में, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ जो भी मैं पढ़ाऊँ, आप लोगों को फुल टू फुल मार्क्स आ जाए बस, 4 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आपको अगर फास्ट करवाना है, ठीक है, तो मैं फास्ट करवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर फास्ट पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक्सप्लेनेशन फास्ट पढ़ाया ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा, एक एक्सप्लेनेशन मेरी फास्ट हो जाए। मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, मैंने इसके 4 एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल ये, दूसरा ये, तीसरा है, ठीक है, और ये चौथा। मैंने आपको 4 एग्जांपल लेके समझाया है। इतना इजी अगर आपको अगर कहीं पर भी मिल जाए एक्सप्लेनेशन, मुझे बता देना, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं फास्ट कहाँ पे पढ़ाऊंगा। फास्ट में फाइल इंडेक्सिंग ईजी है, फाइल इंडेक्सिंग में पढ़ाऊंगा, ईआर मॉडल ईजी, ईआर मॉडल में पीपीटी से पढ़ा दूंगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कैलकुलेट करने की, आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से आप ये मान के चलो कि आपको 2 से 4 मार्क्स आने ही आने हैं। या तो आपका क्वेश्चन सुपर की के ऊपर आएगा, या तो आपका क्वेश्चन कैंडिडेट की के ऊपर आएगा, या तो आपका क्वेश्चन जो है वो लॉसलेस के ऊपर आएगा, या तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के ऊपर आएगा। ये 4 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। हालांकि ये मेरा 7वां लेक्चर ही है, 4-5 दिन का अपना गैप हो गया था, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लिया हूं, इट इज जस्ट 7th लेक्चर। अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 वीक ही पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। तो मैंने हर एक छोटी छोटी चीज ही आपके हिसाब से पढ़ाई है, ठीक है, और हर एक छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन मैंने क्लियर करके दिया है। अगर आपको चाहिए तो आई कैन गो फास्ट फॉरवर्ड वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक हो गया आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो आपके कल जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अभी तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है, चाहे वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ाया है, कैंडिडेट की पता करना है, सुपर की पता करना है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे वो आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का कॉन्सेप्ट हो गया, या लॉसलेस या लॉसी का हो गया, इसके ऊपर ही कल आपका टेस्ट सीरीज में आएगा, ठीक है, इसके ऊपर ही आपका टेस्ट सीरीज में आएगा। अगर आपको सच में स्पीड देखनी है, मैं बहुत तेज भी पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मुझसे भी डिस्क्रीट मैथ्स पढ़े हैं, आर्या भाई बताना जरा मैं कितना तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है।
मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ। और कल की टेस्ट सीरीज थोड़ी लेंदी होने वाली है क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हैं, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना। ठीक है, चलो अब ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। इफ यू आर रेडी वी कैन गो फॉर द अनदर टॉपिक विच इज अ नॉर्मलाइजेशन। तो चालू कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। एवरीवन इफ यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट इट। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन भी इजी है, वहां से भी एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट एवरीवन, शैल वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, रेडी एवरीवन? ठीक है, ओके लेट्स ट्राई टू स्टार्ट दिस नॉर्मलाइजेशन। कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, पीपीटी है, इससे पढ़ाऊंगा, फास्ट होगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो अभी कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेगा, सब लोग सुनते जाना। और पढ़ाने के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेशन लिख दूंगा कि 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है, ठीक है, और BCNF क्या होता है। आई कैन गिव यू, मतलब मैं इफ यू वांट नॉर्मल फॉर्म्स आई कैन गिव यू विद इन 1 मिनट। 1NF नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। 2NF हो गया नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। 3NF ये आइदर दिस वन इज सुपर की और दिस वन इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। BCNF सुपर की, ये शॉर्टकट है, जिन बच्चों को पता है उनको ये पता है नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशंस क्या है। 1NF हो गया, 2NF हो गया, 3NF हो गया और BCNF हो गया। अब एक्चुअल में 3NF में यही काम क्यों करते हैं, BCNF में यही काम क्यों करते हैं, कहां पे रिडंडेंसी आ रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इसकी डेफिनेशन को यही सेटिस्फाई करवा रहा हूं, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं पार्शियल डिपेंडेंसीज निकाल रहा हूं। अब पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती है वो भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा वेट करो, पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, हालांकि ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता है मेरे को बाबू गुस्सा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं मतलब लाइफ में बहुत कुछ सुन चुका हूँ बच्चों से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बहुत पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात है, मैं ना ऑफलाइन में पढ़ाता था। ऑफलाइन में 400-500 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक्सपीरियंस अपना। 400-500 बच्चे पढ़ते थे उस टाइम पे। तो जब वो 400-500 बच्चे पढ़ते थे ना, तो होता क्या था कि एंड आप मान के चलो कि 400-500 की क्लास में अगर वो डेडिकेटेड है तो उनको डाउट कभी नहीं आता है। आपने भी देखा होगा कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो यू विल नॉट गेट अ सिंगल डाउट आल्सो। ओके, एंड योर नेक्स्ट डाउट आई विल कवर इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, वो पक्का है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, कोई चैट नहीं करोगे, तो आपका जो नेक्स्ट डाउट निकल के आएगा वो मेरा नेक्स्ट स्लाइड में आता ही आता है, तो उसके लिए परेशान मत होना। मेरा पॉइंट ये है कि 400-500 बच्चे होते थे, तो उस टाइम पे मैं बड़ा यंग होता था। यंग मतलब मैं अभी भी उतना तो नहीं हूँ, बट अभी भी हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे भी अब होता क्या था कि मैं जब क्लासरूम में जाता था तो मेरे को वही ऑफिस बॉय रोक लेता था कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोला भाई पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बोलता है भाई तुम नहीं पढ़ा सकते हो। मैं बोला क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं। तो बोलता है तुम यंग दिखते हो। मैं बोला अरे उससे क्या मतलब है, पढ़ा तो सकता ही हूँ मैं। बोलता नहीं आप बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हो। मैं बोला ऐसी कौन सी बात होगी, क्यों नहीं पढ़ा सकता मैं। बोलता बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जाके बैठ गया, सो गया। लोग आए भाग के, बोलते क्या हुआ। मैं बोला भाई पढ़ाने नहीं दे रहे। बोलता अरे उसको लगा कि फ्री में पढ़ने जा रहे हो। मैं वो आईडी कार्ड मांग रहा था, मेरे पास नहीं था। मैं बोला ठीक है, मैं बोला आराम मिलेगा मेरे को। गया मैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसे 4-5 सौ का बैच होता था। यूजुअली क्या होता था, 2-3 डोर होते थे। तो अब मुझे पता था कि कौन से क्लास में, कौन से क्लासरूम में कौन सा डोर, तो इतना आदत हो गया था कि क्लासरूम में जाओ डोर ओपन करो। अब आप बोलोगे डोर ओपन करने वाली बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता था उसमें हिंजेस लगे होते थे और उसको बहुत जोर से धक्का मारना पड़ता था। एक रात क्या हुआ कि एक मेरी क्लास थी, नई क्लास थी, तो उसमें क्या हुआ कि वो हिंजेस रात को निकाल लिया ऑफिस बॉय। अब एज यूजुअल मैं गया और बहुत जोर से धक्का मारा, अब वो हिंजेस नहीं थे उसमें। अब वो जाके दीवार पे जोर से लड़ा। ठीक है, वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी, लगा नहीं उसे, बट वो डर गई। और डरने के बाद में, और वो पहली क्लास थी, उसको ये नहीं पता था मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वो खड़ी हुई, उसने अपनी लैंग्वेज में 20-25 गाली दी मुझे। मैं सुनता रहा, फिर मैं गया, मैं पढ़ाने लगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि कमेंट करके मेरे को डिस्टर्ब कर दोगे, बिल्कुल नहीं कर दोगे, आपका ही घाटा होगा। स्टार्ट कर ले भाई, बताओ। तो ये होता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट वरी अबाउट इट। अब मुझे नहीं पता वो लैंग्वेज कौन सी थी, अगर मुझे लैंग्वेज पता होती तो मुझे शायद थोड़ा सा बुरा लगता था। हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, कहानी नहीं थी, सच्चाई थी भाई। अरे ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ, बहुत सिनारियो हुए हैं मेरे साथ में, धीरे धीरे बताते रहूंगा। बट अभी मैं कुछ थोड़ा बताने लगूंगा, पता नहीं कुछ लोग बोलेंगे ये पढ़ा, आगे चल। मैं नहीं बोलता कुछ। यूजुअली उस टाइम पे ऑफलाइन में क्या होता था ना, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लेक्चर होते थे। मतलब सुबह 6 बजे से चालू करते थे, रात के 8 बजे 9 बजे तक हम पढ़ाए रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि सूरज भी नहीं दिखता था। रोज लेक्चर होते, 6-6 महीने 8-8 महीने कंटिन्यूस, कोई ब्रेक नहीं। ठीक है, सिर्फ सूरज भी नहीं देख पाते थे। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि यार मैं ना कल ब्रेक लूंगा।
ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा कि कल मैं ब्रेक लूंगा। मैं सोचा कल मैं ब्रेक लूंगा, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि कल मेरे को सूरज देखना था और मेरे को गार्डन भी देखना था और गार्डन में फूल भी देखना था, पौधे देखने थे, मेरे को मूवी जाना था अकेले। मैं सोचा मैं ब्रेक लूंगा। मैं सोया हूँ। यूजुअली हमारे पास 4-5 बजे मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज कि ये क्लास में जाओ, ये टॉपिक आज ये है। तो यूजुअली मैं 4-5 बजे मेरे को एक मैसेज आया। मैंने सोचा आज भी मेरी क्लास जो है वो खत्म नहीं होगा, बट हुआ कुछ नहीं। किसी एक बच्चे का मैसेज था, अगर आप ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपके साथ में कुछ आज बुरा हो जाएगा। मैंने मैसेज देखा, मैंने भगवान से बोला इससे बुरा क्या होगा, छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं। अब उठ गया था तो मैंने फ़ोन किया शेड्यूलर को, मैं बोला कुछ दे दो पढ़ाने के लिए। तो उसने बोला ठीक है जाओ पढ़ा लो। चले अब स्टार्ट कर लें। चलो देखो दो चीजें हैं, अब एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बेसिकली होता क्या है, दो चीजें हैं, एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमने जितनी भी अभी तक कहानी रची थी, ठीक है, जितना भी हमने पढ़ने की कोशिश की थी, ये सब हमारा मेन कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन को लेके ही था। क्योंकि एक्चुअल में कॉर्पोरेट लाइफ में आपको कोई नहीं बोलेगा कैंडिडेट की पता करने के लिए, आपको रियल टाइम बेसिस पे आपको रियलिटी में जो है वो रिडेंडेंसी कम करनी होगी। आपको समझो आप कहीं जा रहे हो कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, आपको बोला गया कि भाई एक नया हमको डेटाबेस डिजाइन करना है, डीबीएमएस बनाना है, डीबीएमएस का हेल्प करके उसका डेटाबेस बनाना है। तो बेसिकली वो यही बोलेगा कि आप अगर टेबल बना रहे हो तो आपको रिडेंडेंसी कम करनी होगी। तो रिडेंडेंसी कम करने का हमारे पास में एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मेन काम क्या होता है, टू रिड्यूस द रिडेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिडेंडेंसी को रिड्यूस करता है। उस रिडेंडेंसी को रिड्यूस करने के चक्कर में वो डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज हमने देख लिया, डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक हमारा हो गया है। अब हम लोग उस रिडक्शन में जब जा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म में फर्क समझने की कोशिश करते हैं। अब दो चीजें हैं, एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को हम प्रोसेस कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म हमारा टेस्ट होता है। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास में अलग अलग तरीके के होते हैं, बट उसके पहले इन रिलेशन डेटाबेस द टर्म नॉर्मलाइजेशन रिफर्स टू रिवर्सिबल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन विच गिवन अ सेट ऑफ रिलेशन इज रिप्लेस्ड बाय सक्सेसिव कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो रिडेंडेंसी को रिड्यूस करता है, और हर एक स्टेप, मतलब नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स है, वो क्या करता है, हर एक स्टेप्स में नॉर्मल रिडेंडेंसी को रिड्यूस करता है, और हर एक स्टेप्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में वी आर हैविंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। पहला है 1NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, और 4NF। 4NF इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। ऑप्शनल है, कहोगे तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है, मतलब अभी पहले ये कंप्लीट करना है। मेनली जो गेट के क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो 3NF तक कॉर्पोरेट में यूज होता है। BCNF और 4NF ये आपका थ्योरेटिकल बेसिस पे यूज होता है। प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर रियल टाइम के बारे में मैं बात करूं तो 3NF तक जाते जाते काम तमाम हो जाता है। 3NF तक आप काम कर सकते हो प्रैक्टिकली, बट अगर आप थ्योरेटिकली जाओगे तो BCNF, 4NF, 5NF भी आ जाता है। 4NF इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। अभी का मेरा काम यही आपको बताना कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रिडेंडेंसी, इट इज अ स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ रिड्यूसिंग द रिडेंडेंसी। सेकंड, दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक स्टेप जो होता है, जो उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म इज बेसिकली द स्टेप्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, नाउ अगर समझो कि एक एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट ने, ठीक है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब समझो कि मैं वहां पर चले गया, अब मेरे को डेटाबेस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, तो वहां पे एक बंदा है, अब समझो कि मैं पहली बार कॉर्पोरेट में पहुंचा, कॉर्पोरेट में वहां पहुंचा तो मेरे को बोलता है कि भाई तू डेटाबेस डिजाइन कर। मैं बोला चलो कर लेते डेटाबेस डिजाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी से। उस एसक्यूएल क्वेरीज में एक स्टूडेंट या एम्प्लॉय ले लो, मैंने ले लिया एम्प्लॉय का टेबल मुझे बनाना है। उसने बोला कि भाई तू बड़ा होशियार दिख रहा है, तेरे पास गाड़ी भी, तेरे पास एक्सपीरियंस भी, काम कर तू टेबल बना। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ये जो एम्प्लॉय टेबल बनाया, और एम्प्लॉय टेबल में पहला मैंने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, फिर एम्प्लॉय नेम लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पर फोन नंबर लिख दिया, ठीक है, फोन नंबर लिख दिया। लेट्स कंसीडर, अब एम्प्लॉय आईडी लेट्स कंसीडर कि ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये E3 हो गया। एम्प्लॉय नेम ये A हो गया, ये B हो गया, और ये A हो गया। अब मैंने इस एम्प्लॉय के बारे में पता किया HR से, तो इसके पास में दो फोन नंबर है, तो फोन नंबर 1 और फिर फोन नंबर 2। इसके पास में भी दो फोन नंबर है, ठीक है, फोन नंबर 3 एंड फोन नंबर 4। इसके पास में, आई मीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोन नंबर्स, फोन नंबर 5 एंड फोन नंबर 6, मतलब इसके पास में भी दो फोन है, इसके पास में भी दो फोन है, इसके पास में भी दो फोन है। अब जब मेरा मैनेजर आया, उसने बोला कि तुम्हें, ठीक है, तुम्हें जो है वो कॉर्ड्स रूल पता ही नहीं है। कॉर्ड्स रूल ये कहता है कि हर एक रिकॉर्ड अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो पहला जो चीज होता है, इस टेबल को हम लोग कहते हैं अननॉर्मलाइज टेबल। अननॉर्मलाइज टेबल का मतलब ये होता है कि एक ही सेट में, एक ही रिकॉर्ड में, ठीक है, आप दो वैल्यूज नहीं लिख सकते हो, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड में आप दो वैल्यूज नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए, अब जैसे ये वाला एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, ये तीसरा रिकॉर्ड हो गया, तो इस रिकॉर्ड में यहां पर मैंने दो वैल्यूज लिखी हैं। जैसे अगर किसी के पास में दो फोन नंबर हो गया, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल 98 करके और फिर 98 करके, ये दोनों मैंने लिख दिया। तो ये इसे हम अनरियलाइज टेबल कहते हैं, या अनरियलाइज्ड अननॉर्मलाइज टेबल कहते हैं। मतलब एक ही टेबल में आप जो है एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं लिख सकते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूज,
ठीक है, मल्टी वैल्यूड। कहने का मतलब है कि हर एक रिकॉर्ड में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। दैट मींस अनदर वे ऑफ सेइंग दैट यू शुड हैव द एटॉमिक वैल्यूज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स। अब जैसे मेरे पास में ये था एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम मैंने लिख दिया, फोन नंबर P1 P2 P2 P3 फॉर एग्जांपल, ऐसे ही है, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स कंसीडर कि ये एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसका एज लिखा है और उसने कोर्स आईडी लिया है, फोन नंबर लिखा है और ईमेल लिखा है। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस टेबल को हमें नॉर्मलाइज टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इस टेबल को नॉर्मलाइज टेबल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जब आप इस टेबल को नॉर्मलाइज टेबल में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे स्टूडेंट ए, फिर एज ए, फिर आपने 20 लिख दिया, कोर्स आईडी C1, ठीक है, फिर आगे का गेम है स्टूडेंट 1 ए, फिर कोर्स 20, आई मीन एज 20, कोर्स 2। अब ये C1 C2 के लिए, ये C1 के लिए वापस से P1 आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। वापस अगर C1 लिखूंगा तो इसके लिए P2 आएगा, वापस इसी C1 के लिए फोन नंबर 3 आएगा, फिर C2 अगर मैं लिखूंगा तो ये P1 आ जाएगा, फिर C2 के लिए वापस से मेरे पास में P2 आ जाएगा और C3 के लिए वापस से P3 आ गया। तो पहली जो चीज होती है जिसको हम लोग अननॉर्मलाइज कहते हैं, अब अननॉर्मलाइज से हमने क्या किया, नॉर्मलाइज किया। ये एक स्टेप है। बट अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहां से इस स्टेप से इस स्टेप्स को आने के लिए जब आप एटॉमिक वैल्यूज लेते हो तो इसे हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि इट विल ऑलवेज अलाउज द एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक वैल्यूज का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, एटॉमिक वैल्यूज का मतलब ये होता है कि हर एक रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अब ये C1 के साथ में मैं P1 P2 P3 लिखूंगा, इस C2 के साथ में वापस से मैं P1 P2 P3 लिखूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1NF में आपने कर तो दिया, लेकिन 1NF में आपको रिडंडेंसी बहुत ज्यादा आ रही है। यहां पर देखो ये C1 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 C2 C2 C3। सो फर्स्ट NF क्या होता है, अननॉर्मलाइज टेबल से आप नॉर्मलाइज टेबल बनाते हो, 1NF बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, एटॉमिक वैल्यूज लिखते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हालांकि ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये कॉर्ट्स रूल को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एवरी रो और एवरी कॉलम शुड हैव द एटॉमिक वैल्यूज। ये कॉर्ट्स रूल है, 12 रूल है, उसमें से एक रूल ये था कि हर एक रिकॉर्ड, हर एक कॉलम, हर एक एट्रीब्यूट में इंडिपेंडेंट वैल्यूज होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब एक ही साथ में 3 वैल्यू आप नहीं लिख सकते, एक ही साथ में आप 4 वैल्यू नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम ये है कि आप इस टेबल से जब आप इस टेबल में कन्वर्ट करते हो तो ये रिडंडेंसी बहुत ज्यादा दे देता है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, मुझे ये बताना, फिर हम लोग आगे जाते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? बता दे चलना फटाफट। इज इट डन? बता दे चलना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो व्हाट इज द 1NF? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, first normal form is usually what, ठीक है, first normal form is usually what, that means it should not have no multi-valued attributes, ठीक है, attributes, that means it should have the atomic values, it should have this is basically the default, ठीक है, डिफॉल्ट कंडीशन होती है ये बेसिकली, ठीक है। बट एक डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये है कि इट विल हैव द हायर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है, हायर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, हायर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। अब जरा ध्यान से सुनना, हायर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है, 1NF की प्रॉब्लम यही होती है। अब एटॉमिक वैल्यूज बोल लो या सिंगल वैल्यूज बोल लो, ठीक है, इसमें ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सिंगल वैल्यूज बोल लो, ये 1NF है, ये पहला स्टेप है। अब पहले स्टेप में प्रॉब्लम ये होती है कि हायर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। हायर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया कि इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टेबल्स आते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाती है, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 1NF का जो जन्म हुआ था, 1NF का जो जन्म हुआ था वो बेसिकली इसलिए जन्म हुआ था क्योंकि आपको कैंडिडेट कीज पता कर सके, मतलब वी शुड गेट द कैंडिडेट कीज, वी शुड गेट द कीज, ठीक है, वी शुड गेट द कीज। ये 1NF इसलिए आया था, ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज आर दोस व्हिच विल हैव अ सिंगल यूनिट वैल्यूज। हां, सिंपल सा कांसेप्ट है, ठीक है। 1NF का जो जन्म हुआ था वो बेसिकली इसलिए हुआ था, 1NF एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब सिंपल एटॉमिक सिंगल सिंगल वैल्यूज ले लिए। जब आपके पास में 1NF आएगा, अब ये 1NF में जो है यू शुड गेट द कीज। अब अगर आप यहां पर देखोगे, डिग्री, डिग्री का मतलब है इसमें ज्यादा रिडंडेंसी है, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो डू नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर है ये इतना? इज इट क्लियर? बता दे चलना हर एक स्टेप। डिग्री क्या है भाई? डिग्री का मतलब, अरे यार डिग्री का मतलब ये होता है कि इसमें ज्यादा रिडंडेंसी होती है, बस यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिग्री का मतलब यही होता है कि इसमें रिडंडेंसी ज्यादा होती है। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है।
देखो चलो, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे का पॉइंट बताऊंगा, आगे की 2 स्लाइड आपको समझाएगा कि नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म आपका क्या बन रहा है, ठीक है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, बेसिकली अगर देखा जाए तो रिडंडेंसी आ क्यों रही है, ठीक है, रिडंडेंसी आ क्यों रही है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन, व्हाई एक्चुअली वी आर गेटिंग द रिडंडेंसी। अगर हमको ये चीज समझ में आ जाए कि रिडंडेंसीज आ क्यों रही है, ठीक है, देन वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। रिडंडेंसी हमारी आती है कि अगर मेरे पास में कोई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। अब ये डिपेंडेंसी कहां से आया, ये डिपेंडेंसी आई आपकी टेबल से, 1NF में आपके पास में पहला टेबल आया, ध्यान से सुनना पूरी एक्सप्लेनेशन, यू विल एंजॉय माय एक्सप्लेनेशन। एक टेबल बन गया, उस टेबल में मल्टी वैल्यूज आया, मल्टी वैल्यू से हमने उसको कन्वर्ट किया 1NF में। अब 1NF हमने देखा भाई इसमें तो रिडंडेंसी आ रही है। अब रिडंडेंसी आ रही है तो रिडंडेंसी का रीजन क्या होता है, रिडंडेंसी का रीजन होता है कि अगर आपके पास में कोई एफडी है। अब सर एफडी कहां से आ गया, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था या दूसरी क्लास में बताया था कि अगर आपके पास में टेबल है तो टेबल को देख के हम लोग एफडीज बना सकते हैं। तो 1NF ने हमको क्या कर दिया, 1NF ने हमको टेबल बना के दे दिया। अब इस टेबल से मैं एफडीज बना सकता हूं। अब मेरा कमेंट जो है वो एफडी के ऊपर है, 1NF मैंने होल्ड कर दिया। अब 1NF होल्ड करने के बाद में ध्यान से सुनना, मैं एफडी पे चले आया। अब सर इसमें लिंक क्या है जरा वो बताना, ध्यान से सुनना। अब इसमें लिंक क्या है, लिंक ये है कि एक्स टू वाई, अगर एक ये एफडी है, अगर आपका लेफ्ट साइड अगर सुपर की होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर सुपर की होगा तब आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर सुपर की होगा तो ये आपको रिडंडेंसी नहीं देगा, ठीक है। रिडंडेंसी कब आती है, रिडंडेंसी कब आती है, जब अगर आपका लेफ्ट साइड सुपर की नहीं होगा। मैथमेटिकली बोलूं तो लेफ्ट साइड सुपर की, अगर कॉर्पोरेट वर्ड में बोलूं तो कैंडिडेट की प्राइमरी की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं भी सुपर की लिख रहा हूं यहां पर। रिडंडेंसी हमें कब आती है, जब अगर, ठीक है, इसको मैं और भी सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने क्या किया, एफडी लिया एक्स टू वाई। इस एफडीज में अगर आप देखोगे तो अगर लेफ्ट वाला राइट वाले को डिटरमाइन कर दे तो रिडंडेंसी नहीं आती है। अब मैं इसमें एग्जांपल बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मैं मतलब लिंक करके बता दूंगा। एक्स टू वाई है, एक्स टू वाई में मतलब ये जो लेफ्ट वाला है विच इज बेसिकली इफ इट इज अ की, अगर वो किसी को डिटरमाइन कर रहा है देन यू विल नॉट गेट अ रिडंडेंसी। अगर ये की नहीं होगा देन यू विल गेट अ रिडंडेंसी। सर होल्ड ऑन, अभी तो आपने नॉर्मलाइजेशन बताया, नॉर्मल फॉर्म बताया, डेफिनेशन हटा दो, फिर आपने 1NF बताया। मतलब आपने पहले टेबल बनाया, इस टेबल से आपने इसको 1NF में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ये तो हमको समझ में आ गया कि चलो भाई ये तो एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। अब आप ये बोल रहे हो कि यार फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चले जाओ। अब मैं कनेक्ट करता हूं, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में टेबल है तो टेबल को देख के आप फंक्शनल डिपेंडेंसी बना सकते हो। ओ सेकंड लेक्चर, हाँ आपने बताया था टेबल देके फिर डीपीपी भी दिया था, तो डीपीपी में एक टेबल था, टेबल से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अब चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि टेबल से आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी बना दी। अब ये बताओ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी से नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इस टेबल से मेरे को ये एफडी आई। अब ये एफडी मुझे बताएगा कि रिडंडेंसी आ सकती है नहीं आ सकती है। सर एफडी कैसे बताएगा रिडंडेंसी आ सकती है, एफडी का अगर लेफ्ट साइड यूनिकली डिटरमाइन करे राइट साइड को तो रिडंडेंसी नहीं आएगी। सर ये कैसे हो सकता है, लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर लेफ्ट साइड आपका रिडंडेंसी, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड यूनिकली डिटरमाइन करेगा, यू विल गेट द लेस रिडंडेंसी। बट अगर लेफ्ट साइड ही डिटरमाइन नहीं कर रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ गेटिंग द रिडंडेंसी, मेन रीजन ऑफ गेटिंग द रिडंडेंसी व्हेन द लेफ्ट साइड इज नॉट यूनिकली डिटरमाइनिंग द राइट साइड। जब आपका लेफ्ट साइड यूनिकली डिटरमाइन करेगा राइट साइड को, देन यू विल नॉट गेट द रिडंडेंसी। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जांपल। सपोज अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक एग्जांपल लूं कि एम्प्लॉय ईआईडी, ई नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैंने क्या किया, दिस वन इज E1, दिस वन इज E2, दिस वन इज E3, ये X Y X 91 92 93। इसमें अगर आप देखोगे तो EID इज डिटरमाइनिंग ई नेम, ठीक है, EID इज डिटरमाइनिंग ई नेम, EID इज डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ बर्थ। अब अगर मैं जाऊं लेफ्ट साइड में देखूं, ठीक है, तो दिस वन इज अ की, सुपर की है, ये सुपर की डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ये यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है रो को, इसमें रिडंडेंसी कम है। ये यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है डेट ऑफ बर्थ को, इसमें यूनिकली कम है। लेट्स ट्राई टू टेक द अनदर एग्जांपल। सपोज अगर मैं एक स्टूडेंट आईडी ले लूं, ठीक है, स्टूडेंट नेम ले लूं और कोर्स आईडी ले लूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब अगर ये स्टूडेंट 1 है, इसका नाम ए है, इसने कोर्स 1 लिया है, ये स्टूडेंट 1 है, इसका नाम ए है, इसने कोर्स 2 लिया है, ये स्टूडेंट 1 है, इसका नाम ए है, इसने कोर्स 3 लिया है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो इन दिस इफ यू विल गो फॉर द कैंडिडेट कीज एसआईडी एंड कोर्स आईडी बोथ विल बिकम द कैंडिडेट कीज। अगर मैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के हिसाब से जाऊं तो एसआईडी इज डिटरमाइनिंग द एस नेम, एसआईडी इज डिटरमाइनिंग द एस नेम, उसके हिसाब से अब आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या आ रहा है, रिडंडेंसीज आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये चीज सुपर की होगा एंड सुपर की अगर डिटरमाइन कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ सुपर की, एसआईडी इज नॉट अ सुपर की, योर सुपर की विल बिकम द एसआईडी एंड सीआईडी बोथ। सो ये एफडी की वजह से आपको यहां पर रिडंडेंसी आ रही है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, रिडंडेंसीज में हम ट्राई करेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड सुपर की आए। डिड यू गेट माय पॉइंट, अब समझ में आया मैं क्या पढ़ा रहा हूं। डिड यू गेट माय पॉइंट, थोड़ा थोड़ा
ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आपके पास में एक बड़ा टेबल आया, इस बड़े टेबल से आपने क्या किया, 1NF करके छोटा टेबल बना दिया, ठीक है। इस बड़ा एक टेबल आया, 1NF से आपने क्या किया, छोटा टेबल बनाया। अब ये डिफॉल्ट कंडीशन होती है 1NF के बाद में, ये डिफॉल्ट कंडीशन हमें कैंडिडेट की कैलकुलेट करना सिखाती है। अब इस टेबल की वजह से हम एफडीज लेते हैं। तो अब व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग द रिडंडेंसी, रीजन ऑफ रिडंडेंसी, रीजन ऑफ रिडंडेंसी मतलब जब तक हमें रीजन नहीं पता चलेगा रिडंडेंसी का तो हम उसे एलिमिनेट कैसे करेंगे। 2NF एलिमिनेट करता है, 3NF एलिमिनेट करता है, BCNF एलिमिनेट करता है, तो जब तक हमें रिडंडेंसी का रीजन ही नहीं पता चलेगा तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो रीजन ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है, रीजन ऑफ रिडंडेंसी हमें कैसे क्या पता चलेगा, अगर आपका लेफ्ट साइड इफ इट डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स, इफ इट डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड अगर सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करेगा तब हम पता कर सकते हैं, ठीक है, इफ इट इज हैपनिंग देन देयर विल बी अ लेस रिडंडेंसी, ओके, देन देयर विल बी अ लेस रिडंडेंसी, तब वहां पर क्या हो जाएगा, कम रिडंडेंसी होगी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, नॉर्मल टेबल था, 1NF किया, डिफॉल्ट से आपका कैंडिडेट की हम निकालते हैं। अब इस टेबल में हमारे पास में रिडंडेंसी हो रही है, सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिडंडेंसी, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिडंडेंसी, रिडंडेंसी आपकी क्यों आ रही है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी रिडंडेंसी आ क्यों रही है, हम कहां पे जाके एलिमिनेट करेंगे, तो हमें पता तो होना चाहिए। अच्छा, तो एक चीज समझ में आई कि रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया, रिपीटेड वैल्यूज ज्यादा आ रही है। तो ये रिपीटेड वैल्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में कोई यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए नहीं है। रिडंडेंसी कब आ रही है आपके, जब आपके लेफ्ट साइड में कोई यूनिकली डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यूनिकली कोई डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है, मतलब व्हेन देयर विल बी अ रिडंडेंसी, कब रिडंडेंसी आ रही है, ठीक है, कब रिडंडेंसी यहां पर आ रही है, अगर कोई ये चीज इसको डिटरमाइन कर रही है, व्हेन इट इज नॉट सुपर की, व्हेन इट इज नॉट सुपर की देन देयर इज अ रिडंडेंसी। हाउ टू एलिमिनेट रिडंडेंसी, ठीक है, एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, मैं भूल गया स्पेलिंग, हाउ टू रिड्यूस इट, अरे भाई जा, हाउ टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास में सुपर की आ जाए, मैं अभी मैथमेटिकली जाऊंगा, तो अब नॉर्मलाइजेशन में हम सिर्फ सुपर की मैक्सिमम बात करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये यूनिकली, इट विल यूनिकली डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स, यूनिकली डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स, डिटरमाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा कि रिडंडेंसी आ रही है, ये सुपर की नहीं है, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, हम लेफ्ट साइड को अगर सुपर की बना दे, कैंडिडेट की बना दे, तो वो यूनिकली डिटरमाइन करेगा सो दैट वी कैन रिड्यूस रिडंडेंसी। तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक जाने को ही हम लोग 2NF करेंगे, हम लोग 3NF करेंगे और हम लोग BCNF करेंगे। हमारा मेन नॉर्मलाइजेशन, अब आप कहीं पर भी पढ़ोगे आपको 2NF की डेफिनेशन दी जाएगी, आपको 3NF की डेफिनेशन दी जाएगी, आपको BCNF की डेफिनेशन दी जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हम लोग 2NF में क्या कर रहे हैं। हम लोग 2NF 3NF BCNF ये पूरा प्रोसेस इसलिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड को मैं की बना दूं तो वो यूनिकली डिटरमाइन करेगा। अब आप बोलोगे सर हमें एग्जांपल दो जहां पर ये सुपर की नहीं है और रिडंडेंसी आ रही है, तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जैसे मेरे पास में एक टेबल है, इसमें इसमें ये है EID, ये यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है नेम को, यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है डेट ऑफ बर्थ को, तो इसमें आप देखोगे तो रिडंडेंसी नहीं आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड अगर आपका की है तो वो रिडंडेंसी एलिमिनेट कर रहा है। लेकिन अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें अगर आप कैंडिडेट की पता करोगे तो SID CID दोनों मिलकर कैंडिडेट की है। अगर मैं एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ले लूं, जैसे ये SID आ गया, अब ये SID क्या डिटरमाइन कर रहा है, SNAME को डिटरमाइन कर रहा है। सो क्या ये लेफ्ट साइड मेरा की है, नहीं, ये दोनों मिलकर मेरा की है, लेफ्ट साइड सिर्फ SID है। अगर लेफ्ट साइड SID है तो क्या ये लेफ्ट साइड की है, नहीं है, क्या ये यूनिकली डिटरमाइन करेगा, नहीं, एंड दैट इज द रीजन इट इज गिविंग द रिडंडेंसी। तो मेरा 2NF 3NF BCNF का पूरा प्रोसेस है, मैं सिर्फ ये ट्राई करूंगा मेरा लेफ्ट साइड की बन जाए, की बन जाए, की बन जाए। डिड यू गेट माय पॉइंट, समझा नहीं समझा? डिड यू गेट माय पॉइंट, कोई बताएगा? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास में ये, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, मेरे पास में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस टेबल में ABCDEF है, तो ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, इसका अगर मैं कैंडिडेट की पता करना चाहूं तो सबसे पहले, ठीक है, यहां पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट की निकालना हमारा फोकस नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, वन कैंडिडेट की इज AB, अनदर कैंडिडेट की इज BC, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो AB हो गया और B, ठीक है, C A की जगह पर, तो A की जगह C लिख दिया, तो वन कैंडिडेट की इज AB, अनदर कैंडिडेट की इज BC। अब अगर देखोगे तो इसमें इस टाइप में रिडंडेंसी कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लेफ्ट साइड की है, ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, ये आपकी रिडंडेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये लोग आपकी रिडंडेंसी प्रोवाइड करेंगे। these FDs these FDs these FDs will provide the redundancy, will produce redundancy, will produce redundancy, these FDs will provide the redundancy। okay, let's try to take the example। क्या ये लेफ्ट वाला की है, नहीं, लेफ्ट वाला की नहीं है, की होने के लिए AB या BC होना चाहिए। क्या ये लेफ्ट वाला की है, नहीं है। क्या ये लेफ्ट वाला की है, नहीं है। क्या ये लेफ्ट वाला की है, नहीं है। यस, तो ये FDs मुझे नॉर्मलाइज, ये FDs जो है वो रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब B to D है मेरे पास में, तो ये आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है।
मतलब मेनली देखो 2NF में मैं जा रहा हूं, 3NF में मैं जा रहा हूं, बेसिकली मेरा मेन उद्देश्य यही है कि इन लोगों को मैं कैसे डिकम्पोज करके कैसे की बना सकता हूं। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ने के लिए इसको अगर आप ध्यान दोगे तो कैन आई से दैट बी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो जो चीज बी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होता है, अरे एबीसी विल बिकम सुपर की हो सकता है, ठीक है। बी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की मतलब बी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की का मतलब क्या हो गया, यू शुड गेट द प्राइम एट्रीब्यूट्स, यू शुड गेट द प्राइम एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले आप प्राइम एट्रीब्यूट्स पता कर लो। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ए बी सी आर प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ए बी सी प्राइम एट्रीब्यूट्स। फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स दैट वी कैन गेट इज बेसिकली डी ई एफ। अब आपकी रिडंडेंसी किस टाइप की हो सकती है, टाइप ऑफ रिडंडेंसी। जब अगर मैं टाइप ऑफ रिडंडेंसी समझूंगा तो ही मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। पहली रिडंडेंसी कैसा हो सकता है, ध्यान से देखो, बी इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, अगर आपका पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, अगर ये डी क्या है, डी इज नॉन प्राइम, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की अगर नॉन प्राइम को फंक्शनली डिटरमाइन करेगा तो आपका क्या होगा, रिडंडेंसी आएगा। डी क्या है, डी इज नॉन प्राइम, ठीक है। डी इज बेसिकली नॉन प्राइम, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ई को। मतलब अगर आपका नॉन प्राइम भी अगर नॉन प्राइम को पॉइंट आउट करेगा तो रिडंडेंसी आएगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की अगर नॉन प्राइम को पॉइंट आउट कर रहा है, हमको ये एलिमिनेट करना है, इस टाइप की एफडीज को एलिमिनेट करना है। नॉन प्राइम अगर नॉन प्राइम को कर जाए तो इस टाइप की एफडीज को एलिमिनेट करना है। ए ई अगर देखना, ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ये चीज समझ में आ रही है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की प्लस नॉन प्राइम, अगर ये दोनों मिलके एफ, एफ क्या है, प्राइम है नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम को अगर ये पॉइंट आउट करे तो इस टाइप की एफडीज को हमें एलिमिनेट करना है। सी इज पॉइंटिंग टू ए, व्हाट इज सी, सी इज आल्सो प्राइम टू प्राइम, सो प्राइम इज पॉइंटिंग इट आउट टू प्राइम। अगर आपको ये भी दिख जाए तो ये भी एलिमिनेट करना है। ये चार कैटेगरी होती है, यही चार कैटेगरी आपको रिडंडेंसी दे रही है। मतलब पार्ट ऑफ कैंडिडेट की अगर नॉन प्राइम को पॉइंट आउट करे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कि इसको हमें रिड्यूस करना है। नॉन प्राइम से नॉन प्राइम अगर दिख जाए तो रिड्यूस करना है। ये चीज समझ में आई? और शैल आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज नॉन प्राइम? यस, वेरी गुड डाउट, हाउ टू एलिमिनेट इट, हाउ टू एलिमिनेट इट, दैट इज अवर मेन टॉपिक, आज का टॉपिक वही है। हैंग हो गया, मेरे को नॉर्मलाइजेशन करना है। नॉर्मलाइजेशन क्यों करना है, रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। पहले टेबल तो बना लो, टेबल बना लिया, टेबल से एफडीज आ गया। अब रिडंडेंसी बन क्यों रहा है, क्यों आ रही है रिडंडेंसी? रिडंडेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई यूनिकली नहीं बैठा है ना डिटरमाइन करने के लिए। अगर लेफ्ट साइड में कोई यूनिकली डिटरमाइन कर देगा तो रिडंडेंसी नहीं आएगी। अब लेफ्ट साइड ही यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है तो रिडंडेंसी आएगी। तो लेफ्ट साइड में कैसी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, अगर मैं ये पहचान लूं कि लेफ्ट साइड में कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा तो रिडंडेंसी कम हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में वो पॉसिबिलिटीज के लिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल में हमारे पास में कैंडिडेट की एबी और बीसी है। पहला एफडी देखना, पहला एफडी एबी है, लेफ्ट साइड की है, अरे भाई ये तो यूनिकली डिटरमाइन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस वन इज ओके। बट क्या ये की है, नहीं। 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 ये सारे कीज नहीं है। अगर ये लेफ्ट वाला यूनिकली नहीं डिटरमाइन करेगा तो रिडंडेंसी देगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? बट एलिमिनेट करने से पहले कौन कौन सा टाइप होता है, अब मैंने उसको टाइप समझने के लिए प्राइम और नॉन प्राइम बता दिया। प्राइम मैंने एबीसी बता दिया, नॉन प्राइम डीईएफ। प्राइम जो आपका कैंडिडेट की का पार्ट होता है, नॉन प्राइम वो होता है जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता है। तो एक एग्जांपल पहला वाला, अगर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नॉन प्राइम को पॉइंट आउट करता है तो हमें इस टाइप की एफडीज को एलिमिनेट करना होगा, इस टाइप की एफडीज को एलिमिनेट करना होगा, इस टाइप की एफडीज को एलिमिनेट करना होगा और इस टाइप की एफडीज को एलिमिनेट करना होगा। इज इट क्लियर? प्राइम प्लस प्राइम दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस, प्राइम दैट विल इंप्लाइज प्राइम। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि हम लोग क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं 2NF में, एक डेफिनेशन और पढ़ के जाओ, सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ के जाओ, ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ के जाओ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहेगा, ठीक है, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी। अब रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, अब पार्शियल डिपेंडेंसी होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा कैंडिडेट की ए बी है, ठीक है, जैसे ये हो गया ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, अगर ये दोनों मिलके सी को डिटरमाइन करें तो इसको फुल डिपेंडेंसी कहा जाता है। अगर सिर्फ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की जो है वो डिटरमाइन करे तो इसको हम लोग पार्शियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल ए बी इज डिटरमाइनिंग सी, सो क्या ये की है आपका?
सो दिस इज नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी. बट अगर सिर्फ बी इज डिटरमाइनिंग डी, सो दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी. कहने का मतलब है कि अगर पार्ट ऑफ की डी को डिटरमाइन करे तो अपने को ये निकालना है. अगर आप ये चीज निकालोगे देन व्हाट विल हैपन, आपकी रिडंडेंसी कम होगी. अब यहां पर देखना, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की अगर नॉन प्राइम को कर रहा है, मैं इसको निकाल रहा हूं, सो ये वाली जो चीज आप निकाल रहे हो ये किस में निकाल रहे हो, इस टाइप का हम लोग 2NF में निकाल रहे हैं. तो एक तरीका 2NF बनेगा, दूसरा तरीका 3NF बनेगा, तीसरा तरीका BCNF बनेगा. ये सारी चीजें हमें निकालनी है. समझ में आ गया? अरे ए बी की है भाई, प्राइम प्लस प्राइम. अगर ए बी डी की होता तो तुम्हारा जो डाउट है वो ए और बी से रिलेटेड है. ठीक है? There is a difference between the candidate key and prime attributes. Did you get what is the concept of 2NF? Did you get the concept of 2NF? 2NF में we have to remove the partial dependencies. Yes, obviously if prime is deriving, यार फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर कैंडिडेट की का पार्ट भी अगर निकाल के देगा, ठीक है, कैंडिडेट की का अगर पार्ट भी देगा तो भी वो क्या करेगा? Okay, I'll give you one example. ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड फीस. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, यहां पे जो की है वो क्या आएगा? SID एंड CID आएगा. बट CID इज डिटरमाइनिंग द फीस, सो दिस इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी. ये आपकी पार्शियल डिपेंडेंसीज है. ठीक है, ये आपकी पार्शियल डिपेंडेंसीज है. अभी आपकी क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसीज है. कहने का मतलब है की क्या बन रहा है आपका? की बन रहा है SID एंड CID, बट कोर्स आईडी इज डिटरमाइनिंग द नेम, सॉरी फीस. तो पार्ट ऑफ की इज डिटरमाइनिंग द फीस, सो वी हैव टू डिलीट इट. तो 2NF ये कहता है अगर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन कर रहा है, आप इसको डिलीट कर दो. डिलीट करने का मतलब ये है इसको डिकम्पोज करके दूसरे टेबल में डाल दो, तो आपकी रिडंडेंसी कम हो जाएगी. ये चीज समझ में आई? तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया था बहुत पहले, याद होगा तो, जब मैं एनोमलीज पढ़ा रहा था. तो वहां पर अगर आपको ये दिखता है तो 2NF बोलता है अच्छा पार्शियल मिल गया ना, एक काम कर इसको डिलीट करके दूसरे टेबल में डाल, क्योंकि S1 C1 S1 C2 S1 C3, सीधी सी बात है. समझ में आया? Did you get my point? We are not going for decomposition right now. We are just trying to understand the normal forms. ठीक है? तो 2NF it's saying कि you have to remove the partial dependencies. It should be full dependencies. Yes. 2NF will make a clear full dependencies होना चाहिए. Partial अगर होगा अलग टेबल बना दो. ठीक है? बस आज के लिए इतना ही. अब इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं. इस पे क्वेश्चन नहीं, अभी तो मेरे को डेफिनेशन पढ़ानी है. 3NF पढ़ाना है, BCNF पढ़ाना है. नहीं, क्वेश्चन नहीं. राइट नाउ आई विल नॉट गिव क्वेश्चन. अभी कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है? तो नहीं नेहा मैडम, अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा. आप लोग बस ये चल के चलो 1NF क्या करता है आज के लेक्चर में, सिर्फ याद रखो 1NF एटॉमिक वैल्यूज करता है, 2NF पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं चाहता है. बस इतना ही. 2NF का डेफिनेशन यही है, इट रिमूव्स द पार्शियल डिपेंडेंसीज. दैट्स इट. दिस इज द ओनली डेफिनेशन. क्लियर है? ठीक है, डन. नो 1NF नॉर्मलाइजेशन नहीं है. एक्चुअल में जो बच्चों ने पहले पढ़ा होगा ना नॉर्मल फॉर्म 1NF 2NF क्यों यूज करते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा यार ये बहुत तगड़ा पढ़ा रहा है, इसने रीजन दिया है कि 2NF क्यों कर रहा हूं मैं, 3NF क्यों कर रहा हूं मैं. बट जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको पहले डेफिनेशंस पढ़ लो, फिर डीकंपोजिशन में और समझ में आएगा. आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का बच्चे भी कोई दिक्कत नहीं है. बस ये मान के चलो कि ठीक है पार्शियल डिपेंडेंसीज 2NF अलाउ नहीं करता. बस इतना सा याद रख लो, बाकी का सब सही है. बाकी का धीरे धीरे आ जाएगा. थोड़ा वक्त लगेगा, नॉर्मलाइजेशन टफ टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक भी है. मंडे को विल ट्राई टू कंप्लीट इट.